कि अगर इसमें ये जो एम्ब्रॉयडरी कर रहा हूँ मैं खुद ना करूँ, मैं किसी बाहर के जॉब वर्कर से करा लूँ तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता चला कि जॉब वर्कर मेरे से कम कॉस्ट में ये काम करके देगा मेरे को, तो उसने कहा बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ही वो गुड्स अपने फैक्ट्री से बाहर निकाल रहा था तो सरकार ने रोक लिया। उसने कहा नहीं भाई, आप तो अपनी फैक्ट्री से गुड्स को बाहर नहीं लेके जा सकते। हम क्यों? या तो सरकार ने बोला या तो आप अपना आईटीसी रिवर्स कर दो। अगर आईटीसी नहीं रिवर्स कर रहे तो ये बाहर अपने फैक्ट्री से गुड्स रिमूव कर रहे हो, आप जीएसटी पे कर दो। बट सरकार को इसके साथ साथ ये भी समझ में आया कि जॉब वर्क जो है ये इंडिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिससे कि स्मॉल एंटरप्राइजेस को वो मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग है। तो ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट इसको प्रमोट करना चाहती थी rather देन रिस्ट्रिक्टिंग, क्योंकि उसका गुड्स फैक्ट्री से बाहर निकल रहा है तो कंट्रोल तो रह नहीं रहा है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को इट वांट्स टू anyhow save its revenue, but at the same time it wants to increase employment in India, और जॉब वर्क बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम आपको जॉब वर्क प्रोविजंस बताते हैं, उसमें हम आपको 3 रिलैक्सेशंस देंगे। सबसे पहले कि जब आप गुड्स को अपनी फैक्ट्री से निकालेंगे ना, जॉब वर्कर के पास लेके जाएंगे, तो आप इस पे ऐसा करना, आईटीसी रिवर्स मत करना। हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा एक और रिलैक्सेशन, जब आप गुड्स बाहर निकाल के लेके जाएंगे तब आप इस पे जीएसटी भी मत पे करना। हमने कहा बहुत बढ़िया हो गया, मैन्युफैक्चरर थे हमने कहा बहुत बढ़िया हो गया। गवर्नमेंट ने कहा और लो, ये जो जॉब वर्कर है ये तो बहुत छोटा सा आदमी है, इसकी तो कितनी नो हाउ भी नहीं है, एजुकेशन लेवल भी कम है, तो आप ऐसा करो इसके अकाउंट्स भी आप ही मेंटेन कर लेना, हम वो भी मान लेंगे। मैन्युफैक्चरर तो बहुत खुश हो गया कि भाई बहुत बढ़िया हो गया। अब लेकिन गवर्नमेंट ने अपना एक, जब उसने इंसेंटिव दिया है तो कंडीशन तो लगाएगी ही लगाएगी, तो उसने सीधे सीधे 3 छोटी छोटी कंडीशंस भी लगा दी कि आप ये सब बेनिफिट्स तो ले लो जॉब वर्कर के, बट आप इसमें कंडीशंस कंप्लाई करना। ऐसे नहीं कि आप बेनिफिट ले लो कंडीशन नहीं दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक है, कंडीशन गवर्नमेंट ने क्या अप्लाई करी, गवर्नमेंट ने कहा कि आप ऐसा करिए कि जो गुड्स आप, अगर कैपिटल गुड्स हैं तो 3 इयर्स, और अगर इनपुट है तो 1 ईयर में इसको वापस ले आना अपने फैक्ट्री में। हमने कहा जी ठीक है। और जो भी आप गुड्स की मूवमेंट करोगे, या तो प्रिंसिपल से जॉब वर्कर जा रहा है या जॉब वर्कर से वापस भी आ रहा है, जितनी भी आप मूवमेंट करोगे आप हमारे को इंटीमेट कर देना। हमने कहा जी बहुत बढ़िया बात है। और जितनी भी मूवमेंट जाएगी ना, क्योंकि ये सप्लाई तो है नहीं तो इसका इनवॉइस तो बनेगा नहीं, तो आप इसको डिलीवरी चलान पे भेजना, और जब वापस भी आए तो भी डिलीवरी चलान कंपनी करना चाहिए गुड्स को। हमने कहा जी ठीक है। तो ये हमने ब्रॉडली जो जॉब वर्क का सार जो है हमने इजी वे में समझ लिया। अब हम एक और कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, वो है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर को डिफाइन किया हुआ है जीएसटी लॉ में, सेक्शन 2 क्लॉज 72 में। मैन्युफैक्चर क्या है? मैन्युफैक्चर होता है जब एक नया प्रोडक्ट, जो ट्रीटमेंट और प्रोसेस से अगर कोई नया प्रोडक्ट बन के आता है जिसका एक डिस्टिंक्ट नेम है, कैरेक्टर है और यूज है, तो उसको मैन्युफैक्चर बोलते हैं। एक उदाहरण के से समझते हैं कि सपोज आप कपड़ा लेके आए, कपड़े पे आपने कुर्ती बनाई, कुर्ती बनाना तो मैन्युफैक्चर हो गया, लेकिन उसी कुर्ती पे आपने एम्ब्रॉयडरी करी, तो अगर बिना एम्ब्रॉयडरी की कुर्ती देखो और एम्ब्रॉयडरी की कुर्ती देखो तो क्या ये मैन्युफैक्चर हुआ? एम्ब्रॉयडरी करना कुर्ती के ऊपर, क्या ये मैन्युफैक्चर हुआ? हाँ या नहीं? इसके लिए हमारे को डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। डेफिनेशन देखी तो हमने पूछा अपने आप से कि क्या कुर्तियों का नाम अलग है? नहीं, पहले भी कुर्ती थी, अब एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती है, कुर्ती तो कुर्ती है। क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुई? नहीं, अभी भी कपड़ा है, पहले भी कपड़ा था। क्या उसका यूज चेंज हो गया? अभी भी पहनने के लिए यूज होता है, पहले भी पहनने के लिए यूज होता था। तो ये मैन्युफैक्चर नहीं हुआ। बट अगर हम इसको कॉन्ट्रास्ट करें और हम देखें कि जो कोल है, कोल को हमने लिया
इनपुट और हमने इस पे प्रोसेसिंग करी और उससे इलेक्ट्रिसिटी बना दी, तो क्या अब हम पूछे तो क्या ये मैन्युफैक्चर है? तो हाँ, तीनों नेम भी अलग है, कैरेक्टर भी अलग है, यूज भी अलग है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, ये तो मैन्युफैक्चर है। बट अभी हम जॉब वर्क पढ़ते हुए हम ये समझ ही क्यों रहे हैं कि मैन्युफैक्चर क्या होता है? क्योंकि जॉब वर्क होता है ट्रीटमेंट और प्रोसेस, और हमारे को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैन्युफैक्चर एक बड़ा शब्द है या ट्रीटमेंट और प्रोसेस एक बड़ा शब्द है। हम कहेंगे मैन्युफैक्चर बड़ा शब्द है, तो हमारे को हर टाइम देखना पड़ेगा कि जो हम ट्रीटमेंट और प्रोसेस कर रहे हैं वो अगर मैन्युफैक्चर है तभी हमारे को उस पे जॉब वर्क के प्रोविजंस लगा सकते हैं। और अगर मैन्युफैक्चर एक छोटा वर्ड है तो हम ट्रीटमेंट और प्रोसेस मैन्युफैक्चर में कन्वर्ट होए या नहीं होए उससे हमारे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रीटमेंट और प्रोसेस बड़ा वर्ड है। अगर ट्रीटमेंट और प्रोसेस को हमने सेटिस्फाई कर दिया तो मैन्युफैक्चर हो या नहीं हो हमारे को क्या फर्क पड़ता है। तो सीबीईसी ने, तब सीबीईसी था, अब सीबीआईसी ने उस टाइम के फ्लायर में, अभी कोई सर्कुलर वगैरह नहीं है इसका, फ्लायर में उसने बताया कि जी हमारा मत तो ये है कि मैन्युफैक्चर छोटा वर्ड है और ट्रीटमेंट और प्रोसेस बड़ा वर्ड है, और ट्रीटमेंट और प्रोसेस का पार्ट है मैन्युफैक्चर। तो हमारे को समझ में आ गया, हाँ जी ठीक है, ट्रीटमेंट और प्रोसेस का पार्ट है मैन्युफैक्चर। अब हम चलते हैं, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जॉब वर्क की डेफिनेशन क्या है। जॉब वर्क डिफाइंड है जीएसटी एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 68 में। वो कहता है जॉब वर्क मीन्स any treatment or process undertaken by a person on goods belonging to another registered person, and the expression job worker shall be construed accordingly। तो इसका मतलब क्या है? जॉब वर्क के 3 एलिमेंट्स उन्होंने डिफाइन करे। पहला, ट्रीटमेंट और प्रोसेस शुड बी अंडरटेकन बाय अ पर्सन। ठीक है, हमने मोटा मोटा अगर याद रखें तो ट्रीटमेंट और प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, ट्रीटमेंट और प्रोसेस गुड्स के ऊपर होना चाहिए। सर्विसेज को अगर आपने एनहांस करा, वैल्यू एडिशन करी, उस पे नहीं हम मानेंगे। गुड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, गुड्स। तीसरा, जो गुड्स हैं वो बिलोंग करने चाहिए एक और रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, कि किसी और रजिस्टर्ड पर्सन के होने चाहिए, तभी मिलेगा आपको ये जॉब वर्क का जितना बेनिफिट मिल रहा है ना गवर्नमेंट इतने सारे, कि आप ले जाओ गुड्स, ले आओ, मत आईटीसी में मत रिवर्स करो, सप्लाई कर देना बिना टैक्स पे करे। तो ये सप्लाई मत करना, मतलब बिना टैक्स पे करे आपने गुड्स बाहर निकाल लो फैक्ट्री से। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको तभी मिल रहे हैं जब आप जॉब वर्कर की डेफिनेशन के अंदर फॉल कर रहे हो। तो जैसा हमने शुरू में समझा था कि ये सेमिनार वेबिनार इंटरैक्टिव होगा, सभी लोग प्लीज मेरे को बताएं ये जॉब वर्क है कि नहीं है। कोई जना कैप इनपुट्स लेके आया, उसने इनपुट्स को जॉब वर्कर के पास एम्ब्रॉयडरी के लिए भेज दिया, तो क्या ये जो प्रिंसिपल ने किया ये जॉब वर्क के अंदर फॉल करेगा कि नहीं करेगा? प्लीज चैट बॉक्स को यूज करके बताएं। बिल्कुल करेगा। और रीजन भी लिख दीजिए। और थोड़े थोड़े लोग यस बोल रहे हैं। ठीक है, नॉट रजिस्टर्ड। तो हमारी डेफिनेशन काफी हद तक दिमाग में स्टिक कर गई है कि हमने बताया कि जॉब वर्क में 3 पहलू हैं, ट्रीटमेंट और प्रोसेस, जो कि मैन्युफैक्चर को इंक्लूड कर सकता है। दूसरा कि वो गुड्स होने चाहिए, और तीसरा वो रजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स होने चाहिए। तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन था, सारे लोगों ने लगभग सही बता दिया कि ये जॉब वर्क नहीं है। अब हम समझते हैं अपना सेक्शन 19, और हम प्रोविजन क्लॉज बाय क्लॉज जाएंगे, आसानी से समझेंगे, और उसके बाद हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेक्शन भी करेंगे। मतलब हर 5 मिनट बाद कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे।
तो सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 कहता है प्रिंसिपल शैल subject to such conditions and restrictions as may be prescribed be allowed input tax credit on input sent to a job worker for job work। ये तो वही बात कर रहा है जो हमने डिस्कस करी थी कि जो हमारी पहली छूट थी, आपको आईटीसी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, आईटीसी मिलेगा सब्जेक्ट टू कंडीशन, टाइम पीरियड 1 से 3 साल में वापस ले आना, इंटीमेशन दे देना और डिलीवरी चलान के थ्रू लेके जाना। ठीक है। 19(2) क्या कहता है? 19(2) स्टार्ट करता है नॉन ऑब्स्टेंस क्लॉज से। वो कहता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज बी सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16। अब मैं चाहूंगी सारे सभाजनों को कि आप प्लीज अपने चैट बॉक्स को यूज करते हुए ये बताएं कि 16(2) की 4 कंडीशंस हैं जिनको कंप्लाई करने के बाद ही हमारे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो प्लीज बताएं चैट बॉक्स में कि वो 4 कंडीशंस क्या है, एक एक वर्ड में लिख दीजिएगा। इनवॉइस होना चाहिए, ठीक है। 4 कंडीशंस हैं 16(2) में, 4 कंडीशंस हैं। इनवॉइस, गुड्स रिसीव, टैक्स फाइलिंग, ओके, पेमेंट इन 180 days, नो। 16(2) टैक्स पे होना चाहिए, ये 16(2) की है। गुड्स रिसीव, टैक्स पेमेंट, ओके, चारों कंडीशन एक एक वर्ड में। इनवॉइस, रिटर्न, गुड, चारों कंडीशन रिकॉल करिए सर, ये तो बहुत इजी हो गया, अब तो हम जीएसटी में एक्सपर्ट हो चुके हैं। एक्चुअल डिलीवरी, रिटर्न फाइल, आईटीसी क्लेम इन टाइम, ये 16 उसका नहीं है, 2 का नहीं है। आईटीसी क्लेम इन टाइम, राहुल दत्त जी। कोई किसी ने कंप्लीट चारों कंडीशंस नहीं लिखी, एक ने लिखी, एडवोकेट द्वेष जी ने लिखा, लेकिन उन्होंने 3 ही कंडीशन लिखी, इनवॉइस, गुड रिसीव, टैक्स फाइलिंग। आगे एक और होना चाहिए, 4 होती हैं। गुड्स रिसीव, ठीक है, चारों कंडीशन, एक रह रही है। इनवॉइस, गुड रिसीव, रिटर्न, टैक्स पे। हाँ जी, अंशुल वार्षी ने चारों कंडीशन कर दी हैं, बिल्कुल सही। तो अब हम अपना डेलिब्रेशन कंटिन्यू करते हैं। इसमें है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 16(2)(b। 16(1) कहता है इनवॉइस होना चाहिए, 16(2) कहता है रिसिप्ट ऑफ गुड्स होने चाहिए, 16(3) क्या कहता है कि आपको आपके जो सप्लायर है उसने उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया होना चाहिए। और 16(4) क्या कहता है कि आपने, मतलब जो रिसिपिएंट ऑफ गुड्स है, पहली, दूसरी और चौथी कंडीशन जो है वो रेसिपिएंट के लिए, उसके पास इनवॉइस होना चाहिए, उसके पास गुड्स रिसीव हो जाने चाहिए और उसमें टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल कर देनी चाहिए, तभी उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। एक कंडीशन सप्लायर की है कि सप्लायर को उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया होना चाहिए। तो जो 16(2)(b है वो ये कहता है कि हमारी रिसिप्ट हो जाने चाहिए गुड्स। और 19(2) क्या कह रहा है, हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं। हम ओवरराइड करते हुए कह रहे हैं कि अगर आपका रिसीव नहीं हुआ ना गुड्स, तो कोई नहीं, फिर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि सपोज एक सप्लायर है, वो यूपी में बैठा है और जो प्रिंसिपल है वो दिल्ली में बैठा है। तो प्रिंसिपल क्या चाहेगा, 19(1) में क्या लिखा है कि प्रिंसिपल सेंड करेगा गुड्स जॉब वर्कर को। प्रिंसिपल कैन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी ऑन गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क पर्पसेस। ये 19(1) कह रहा है। 19(2) क्या कह रहा है कि अगर रिसिप्ट नहीं भी हो आपको गुड्स, आप डायरेक्टली, क्योंकि ये इजी पड़ेगा ना, यूपी से यूपी गुड्स चले जाए, तो आप अगर डायरेक्टली यूपी से यूपी भेजते हैं तो भी मान लेंगे कि ये जो
आपकी 16(2) की जो कंडीशन है उसको ओवरराइड करते हुए उन्होंने एक बेनिफिट और दिया है कि आप डायरेक्टली जॉब वर्कर की प्लेस पे आप गुड्स पहुंचा सकते हैं, और अगर आपने ऐसा किया तभी भी आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। 16(2)(b) की जो कंडीशन वायलेट हो रही है उसको मद्देनजर उसको ओवरराइड करते हुए। ओके, 19(3) को हम पिक्चर से ही समझते हैं, हमने थोड़े से सिनेरियो डेवलप कर रखे हैं, उससे हम जल्दी जल्दी समझ लेंगे। 19(3) सिनेरियो 1 ये है कि सिंपल से प्रिंसिपल ने गुड्स भेजा जॉब वर्कर के पास, तो 1 ईयर के अंदर जॉब वर्कर को गुड्स वापस अपनी प्रिंसिपल को जॉब वर्कर के यहाँ से गुड्स अपनी फैक्ट्री वापस लेके आने हैं। सिनेरियो नंबर 2, अगर एक जॉब वर्कर नहीं एक से ज्यादा जॉब वर्कर है तो क्या टाइम पीरियड बढ़ जाता है? नहीं, तब भी टाइम पीरियड 1 ईयर ही रहेगा, जितने भी जॉब वर्कर्स रहे प्रिंसिपल को विद इन 1 ईयर गुड्स को वापस लेके आना ही आना है। ओके गुड। फिर नंबर 3 कि अगर बिल टू शिप टू मॉडल है, अगर बिल टू शिप टू मॉडल नहीं है, अगर जॉब वर्कर डायरेक्टली सप्लाई कर रहा है कस्टमर को विद इन 1 ईयर, उसको फर्दर सप्लाई भी विद इन 1 ईयर ही करनी है। ठीक है, ये 19(3) में लिखा है। 19(3) ने फर्दर बड़ी स्पेसिफिक होके ये भी डिफाइन किया है कि आपका कब माना जाएगा कि गुड्स सेंड हो गए हैं, कौन सी तारीख से। उसमें 2 सिनेरियो है। सिनेरियो नंबर 1, अगर प्रिंसिपल भेज रहा है तो जिस दिन प्रिंसिपल के हाथ से गुड्स डिस्पैच हुए हैं, रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री, उस दिन से एक तारीख देख एक साल देखना है। और अगर सप्लायर ने डायरेक्टली भेजा है तो जॉब वर्कर की जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पे जिस दिन रिसिप्ट हुए हैं उस दिन से 1 साल देखना है। ठीक है, हमने 19(1), 2 और 3 पूरा कवर कर लिया है। अब हम 19(4), 5 और 6 को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे ये पूरा का पूरा सेम है, सिर्फ इनपुट की जगह कैपिटल गुड लिखा है और 1 ईयर की जगह 3 ईयर लिखा है। तो ये हम जल्दी से हमने पढ़ लिया। 19(7) पढ़ते हैं। 19(7) क्या लिखा है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 6 शैल अप्लाई टू, मतलब है कि जो टाइमलाइन गिवन है कि 1 साल या 3 साल के अंदर गुड्स को वापस ले आना, वो 5 आइटम के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। पहला मोल्ड्स, दूसरा डाइज, तीसरा जिग्स, फिक्सचर्स, टूल्स, इन 5 पे ये टाइमलाइन अप्लाई नहीं होती है। ओके, इसको हम एक बार डायग्राम से भी समझ लेते हैं। इनपुट्स को वापस लेके आना है 1 ईयर में, और कमिश्नर द्वारा इसमें 1 साल की एक्सटेंशन भी मिल सकती है। कैपिटल गुड्स को लेके आना है 3 साल में, और इसमें 2 साल की एक्सटेंशन भी मिल सकती है। और जो हमारा मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स, टूल्स हैं, इनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कभी भी वापस ले आए, और ये जनरली कंज्यूमेबल्स हैं, अगर रह भी जाए उनके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। आ गए हम अपने छोटे से क्वेश्चन आंसर सेशन में। What are the 3 relaxations given by the government to promote job work? पहली वाली बता दीजिए, बाकी दोनों तो हमने लिख के दिए। पहली कंडीशन क्या रिलैक्सेशन मिली थी? इंटीमेशन। अंशुल जी ने कहा है कि टाइम लिमिट या इंटीमेशन, या वो कह रहे हैं इंटीमेशन नहीं है, रिलैक्सेशन जो हमने सबसे पहली स्लाइड में देखी थी। रिलैक्सेशन 3 रिलैक्सेशन आईटीसी एंड नो जीएसटी। हाँ जी, हाँ जी, आईटीसी अलाउड होगा, आईटीसी अलाउड होगा, रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा सप्लाई पे, फैक्ट्री पे। हाँ जी, और तीसरी जो हमने लिखी थी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय द प्रिंसिपल। और व्हाट आर द 3 कंडीशंस जो कि कंप्लाई करनी पड़ती है? टाइम लिमिट, कंप्लाई 1 से 3 साल, और 1 साल और 3 साल इंटीमेशन देना होगा, डिलीवरी चालन के थ्रू सप्लाई होगा। हाँ जी बिल्कुल।
और तीसरा क्वेश्चन 1 और 3 years कब से कैलकुलेट होगा इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इनपुट्स फ्रॉम मैडम प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर? अंशुल जी और कोई जवाब देने दीजिए। चैट बॉक्स में इजी हो जाता है, थोड़ा ज्यादा अशोक लोग। कुमार चौहान साहब बोलेंगे। अशोक चौहान साहब। हाँ जी, तीसरे सवाल का जवाब दीजिए। अशोक कुमार तीसरे चौबे जी सवाल। बताएं। अवधेश नारायण शर्मा जी, अवधेश शर्मा जी, नोएडा। हाँ जी, किस दिन से 3 साल या 1 साल यार कैलकुलेट राकेश होगा? बाबू गर्ग आगरा बताएंगे। राकेश बाबू गर्ग आगरा बताएंगे। राकेश बाबू गर्ग जी आगरा। राकेश भाई। ब्रिजेश सोनी जी। ब्रिजेश सोनी जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर बोल रहा हूँ मैं, राकेश बाबू बोल रहा हूँ, हाँ अनम्यूट कर राकेश लिया भाई मैंने तो। बोलिए, चलिए राकेश भाई बताइए जब पूछ रहे हैं हाँ मैडम सर, कुछ सवाल। हेलो। हाँ जी जी सर, सर। मैडम सवाल पूछ रहे हो, आवाज आ जवाब रही है दीजिए। सर? हाँ हाँ जी, जी, आ हाँ रही जी, है। आ रही है। इनपुट्स के केस में 1 साल का टाइम है। अगर डायरेक्ट सप्लाई करते हैं हम, खुद प्रिंसिपल भेजता है तो भेजने की तारीख से माना जाएगा टाइम। हाँ। और इनडायरेक्ट या किसी के माध्यम से दूसरी जगह से माल आता है तो डेट ऑफ रिसीव ऑफ द गुड्स माना जाएगा। सर ये तीसरे सवाल में कौन सा है? ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है? थर्ड क्वेश्चन क्या है ये बता प्लीज। स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन स्क्रीन पे है सर। एक सेकंड। हेलो। हाँ जी सर, क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मेंटेन, अरे मुझे बोल दीजिए क्या क्वेश्चन है। प्रिंसिपल अगर भेज रहा है जॉब वर्कर को तो क्या रिमूवल फ्रॉम फैक्ट्री देखेंगे या रिसिप्ट ऑफ गुड्स बाय जॉब वर्कर? रिमूवल फ्रॉम द फैक्ट्री। जी सर, बिल्कुल सही। रिसिप्ट ऑफ गुड अगर सप्लायर डायरेक्टली भेजते हैं उस केस में हम मैंने देखते पहले हैं। भी कहा अगर डायरेक्ट माल नहीं आता है, तीसरे के यहाँ से आता है तो रिसीट की डेट से मानी जाएगी। बिल टू टिपडू कह लीजिए या हाँ जी, थर्ड माध्यम से आता है और डायरेक्ट प्रिंसिपल भेजेगा हाँ जी, तो फ्रॉम द डिस्पैच से माना जाएगा। हाँ जी, सही सर। एनडी बोर्ड के साथ बैठे हैं कोल्हापुर से। हाँ जी, बोर्ड के साहब आप भी बता दीजिए। एनडी बोर्ड के साथ कोल्हापुर से, इसमें महाराष्ट्र से। सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए बोर्ड के साहब। नहीं बोल रहे। राजेश श्रीवास्तव जी। राजेश श्रीवास्तव जी बताएंगे जवाब। सर मैं इसमें बीच में एक लाइन और बोलूं? हाँ बोलिए। एक तो जो बात थी कि जो जॉब वर्क होगा, प्रोसेस जो होगा या ट्रीटमेंट जो होगा वो मूवेबल प्रॉपर्टी पे ही होगा। जॉब वर्क कब माना जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, ये मान के चलें। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। गुड्स की डेफिनेशन में मूवेबल ही आता है। गुड्स में केवल मूवेबल गुड्स पे ही आएगा ये। हाँ जी, बिल्कुल सही सर। इसमें आकाश गुप्ता जी जवाब देंगे। टाइम लिमिट का भी था। इनपुट्स के केस में 1+1 ईयर हो जाएगा अगर टाइम बढ़ा दिया जाता है तो, और कैपिटल गुड्स के केस में 3+2 ईयर हो जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल सही सर। प्रदीप चौहान जी बरेली। प्रदीप चौहान जी बरेली बोलेंगे क्या? जवाब देंगे? राहुल दत्त जी अलीगढ़। सर दे दिया मैंने जवाब, ऑप्शन 1। नहीं वैसे बता भी दीजिए जो सब सुनने लोगों को समझ में आए। हाँ एक्चुअली ना सर, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ प्रिंसिपल, ये जिस दिन वो अपने यहाँ से सप्लाई देगा गुड्स की जॉब वर्कर के लिए, उस दिन जो है उसको ऑप्शन को माना जाएगा। और कोई साथी हमारा जवाब देना चाहे? अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ हो सवाल तो वही सवाल पूछ ले दोबारा कि सवाल समझ में नहीं आ रहा। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन 1 जो है ये अपना ठीक है सर। उपदेश अग्रवाल जी मुरादाबाद। उपदेश जी सवाल समझ में आ गया? नहीं बोल रहे। चलिए मैम आगे चलिए। ये हमने उसको जो अभी समझा है उसको एक और डायग्राम में डाला है, ये आप बाद में देख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है नया। अच्छा अब हम करते हैं प्रोसीजर गिवन है 143(1) में।
और प्रोसीजर कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन में अंडर इंटीमेशन, तो इंटीमेशन तो देनी ही देनी है। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि इंटीमेशन कौन से फॉर्म में जाती है? IT 04 में है। हाँ जी, ITC 04, करेक्ट। 04 हाँ जी, हाँ जी, ITC 04 में हम इंटीमेशन भेजेंगे। और कंडीशन क्या प्रिस्क्राइब करी हुई है रूल 45 में, किसी को ये भी आइडिया हो? अभी हमने डिस्कस करी थी, कंडीशन नंबर 3 है हमारी। कंडीशन नंबर 3 क्या थी अभी हमारी? वही कंडीशन दी हुई है रूल 45 में। किसी को याद है? अंशुल जी कह रहे हैं चलान, डिलीवरी चलान। राहुल जी भी कह रहे हैं चलान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलान, करेक्ट। अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन इंटीमेट करता है, ITC 04 में इंटीमेट करता है और डिलीवरी चलान, कंडीशन को सीधे हम पढ़ लेते हैं, डिलीवरी चलान बनाता है, तो वो गुड्स को सेंड कर सकता है। हमारी ये जो दूसरी हम पढ़ रहे थे, सप्लाई सेंड कर सकता है, सप्लाई नहीं, सेंड कर सकता है इनपुट्स और कैपिटल गुड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। सप्लाई पे भी सेंड करने में कोई टैक्स नहीं लगेगा और वो जॉब वर्कर को दे सकता है और जॉब वर्कर उस पर जॉब वर्क कर सकता है। और सब्सिक्वेंटली उसके पास 2 काम करने हैं, उसको विद इन 1 year 3 year एज द केस में, उसको या तो गुड्स को ब्रिंग बैक करना है या उसको ऑप्शन नंबर 2 या उसको सप्लाई करना है। और ब्रिंग बैक में एक अच्छी सुविधा ये मिली हुई है कि किसी भी प्लेस ऑफ बिजनेस पे ब्रिंग बैक कर सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चर के एक से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस है एक सिटी एक स्टेट में, तो और उसने लोकेशन 1 से सपोज सेंड किया है, तो ऐसा नहीं है कि लोकेशन 1 पे ही गुड्स को वापस लेके आना है। ऐसा हो सकता है कि वो कहे कि अब मैं लोकेशन 2 पे वापस लेके आ रहा हूँ। हाँ, ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है he can bring back goods to any of his place of business, तो कहीं पे भी वापस लेके आए, कोई उसमें इशू नहीं है। नेक्स्ट, सप्लाई सच इनपुट्स। अब इसको हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि जब ये सप्लाई करेगा गुड्स, प्रिंसिपल सप्लाई करेगा गुड्स जॉब वर्कर की प्रेमाइसेस से, तो अभी इसमें GST तो पे करना ही पड़ेगा ना। अब तो एक्चुअली कस्टमर के पास जा रहा है, तो अब उस पे GST कौन पे करेगा? जॉब वर्कर पे करेगा या प्रिंसिपल पे करेगा? सवाल ये होता है। तो कोई पहले ही बताना चाहता है या मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं? प्रिंसिपल बताया शरीज, प्रतीक जी भी कह रहे हैं प्रिंसिपल करेगा। ओके, और कोई? केस ऑफ रजिस्टर और जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, हाँ जी, और वो सेल करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, हाँ जी, तो जॉब वर्कर डूब गए। करेक्ट, यही प्रोविजन में भी लिख रखा है। उन्होंने लिख रखा है कि जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड है तो जॉब वर्कर पे करेगा, और अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रिंसिपल पहले जॉब वर्कर को की प्लेस को अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताएगा और उसके बाद उसके ऊपर GST पे करेगा। उन्होंने एक छोटी सी एक्सेप्शन दे रखी है कि कुछ गुड्स पर जो प्रिंसिपल है वो जॉब वर्कर की प्लेस से सप्लाई कर सकता है बिना उसको अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताए, लेकिन ऐसे कोई गुड्स अभी तक नोटिफिकेशन के थ्रू बताए नहीं है जिनको ऐसा और फर्दर रिलैक्सेशन मिली हो। तो अभी तक यही है कि कौन पे करेगा? अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो वो पे करेगा, और अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रिंसिपल पे करेगा, लेकिन प्रिंसिपल को जॉब वर्कर की प्लेस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कहनी पड़ेगी। अब इसमें एक छोटी सी दिक्कत है। एक पेक्युलर केस अराइज हुआ। मैं बैठी थी दिल्ली में और मेरा जॉब वर्कर बैठा था यूपी में, आप ही के घर के पास। तो जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं था और मैंने एक पार्टी जो कि एक कस्टमर है, मेरे को एक यूपी में एक और कस्टमर मिल गया।
तो मेरे को लगा कि बढ़िया हो जाएगा कि मैं जॉब वर्कर के यहाँ से ही सप्लाई कर दूं, बट मैं बैठी हूँ दिल्ली में और मेरा कोई यूपी में रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो अब मैं आपका आंसर आपके मत समझना चाहती हूँ कि आप ये क्या फिर एडवाइस करेंगे प्रिंसिपल को, मेरे को क्या एडवाइस मिलेगी कि मेरा तो सिर्फ दिल्ली में ही रजिस्ट्रेशन है और मेरा जॉब वर्कर भी अनरजिस्टर्ड है और वो बैठा है यूपी में, और मेरे को एक कस्टमर मिल गया वो भी यूपी में बैठा है उसके घर के पास, तो अब मैं कैसे उसको सप्लाई करूं? मैं तो दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ ना, तो मैं एडिशनल प्लेस तो डाल नहीं सकती यूपी वाली, मैं तो दिल्ली वाली एडिशनल प्लेस ही डाल सकती हूँ, है ना? यूपी में केसरवानी रजिस्ट्रेशन जी। लेना पड़ेगा सर, एडिशनल प्लेस यूपी में है तो। हेलो जी बोले वैसे। हाँ जी सर। सर बोलूं? संजय भाई बोलिए, संजय भटनागर जी। सर इसमें ये भी तो क्या सकते हैं कि हम दिल्ली बिल इनवॉइस करें जॉब वर्क के यहाँ अपने पे आईजीएसटी लगाकर डायरेक्ट। सर जॉब वर्कर तो रजिस्टर्ड ही नहीं है ना। नहीं, जॉब वर्कर तो नहीं है, हमारा एडिशनल प्लेस भी नहीं है, मगर हम उससे जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है, प्रिंसिपल तो हम तो है ना, उसका हाँ, एडिशनल प्लेस थोड़ी जॉब वर्क तो से मेरे को तो पहले गुड्स वापस लेके लेके आने पड़ेंगे ना, दिल्ली तक वापस लेके आने पड़ेंगे, फिर ही मैं कुछ कर सकती हूँ उनको फर्दर सप्लाई। अगर मेरे को जॉब वर्कर के हाथ से सप्लाई करना है तो मैं कर तो सकती हूँ, वो तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन खोल दिया है कि हाँ आप कर लो, क्योंकि वापस गुड्स आएंगे फिर जाएंगे तो वो तो इनकन्वीनियंट है। तो आप ऐसे करिए, आप कर लीजिए वहीं से सप्लाई, लेकिन उसको तो बिल टू शिप टू का तो ऑप्शन है ना। कहाँ है सर? मैं बिल किसको करूंगी? कस्टमर को। और शिप किसको करूंगी? दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा यूपी में, दिल्ली वाले को। हाँ यूपी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ये तो बात सही है, एक ऑप्शन तो ये है। तो इसमें एक्चुअली मैं आंसर दे देती हूँ। नहीं मैं पूछ ले, और पूछ ले, भी तो बहुत सारे बैठे हैं लोग। चलो अभी हो सकता है वो शर्म की वजह से नहीं बोल रहे हो। अनिल चौबे जी बताएं। इसमें एक ऑप्शन ये भी हो सकता है हाँ जी। कि मैं दिल्ली से ही ई-वे बिल बनाऊं, हाँ जी। प्लेस ऑफ लोडिंग यूपी लिखूं। नहीं सर मैं लिख ही नहीं पाऊंगी प्लेस ऑफ लोडिंग ना, बिल टू बिल फ्रॉम। नवनीत भाई ऑप्शन नहीं बताने, आंसर बताना है। हाँ सर ये दो ऑप्शन है इसके आंसर में, दो तरीके से ये ट्रांजैक्शन हो सकती है, लेकिन मैं उसके प्लेसेस एनी हाउ मैं पहुंचा ही नहीं सकती अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, या मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस में वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। मैं ये सारे बिल टू शिप टू, बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम, ये सारे कुछ भी यूज नहीं कर पाऊंगी। तो ये तो आप ऑप्शन रूल आउट कर दीजिए कि मैं इसी सेटिंग में मैं बेच पाऊंगी, ऐसा तो होएगा ही नहीं, सेटिंग तो चेंज करनी पड़ेगी। तो आप बताइए, अब बताइए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। अरविंद गुप्ता जी गाजियाबाद। अरविंद गुप्ता जी गाजियाबाद। प्रदीप चौहान जी बरेली। अभिनय केसरवानी जी राउर किला से हैं। प्रजापति साहब, आप बताइए। अनिल गुप्ता जी जवाब। हरि प्रसाद सिंह जी, सक्सेना साहब अलीगढ़, के.एन. सक्सेना साहब, प्रणय दिसवाल साहब होशंगाबाद, बंग साहब, आर.के. बंग साहब, राजेश श्रीवास्तव जी, एस जमा साहब अलीगढ़, तरुण गुप्ता जी दिल्ली। तरुण जी उपदेश अग्रवाल जी मुरादाबाद हैं जी। दिया बच्ची ने काट दिया, फंसा दिया आपने सभी को भाई। सर बच्ची नहीं, हमारी गुरु है सर, बच्ची नहीं है। भाई को पहले से प्रणाम करे बैठे हैं यहाँ से। मैं बताऊं सच पूछ रही हूँ कि मेरी दुविधा का हल निकाल दीजिए, आप सब एडवोकेट्स हैं ज्यादातर, तो मैं वही छोटी सी कह रहा बच्ची हूँ। बच्ची नहीं, हमारी गुरु है वो, इस टाइम गुरु हमसे सवाल पूछ रहा है।
हम अरे, पहले ही हाथ जोड़ के मैं तो बैठे हैं छोटी उनके सी साथ। बच्ची हूँ और मैं फंस चुकी हूँ, अब आप ही निकालो। क्या तरीका हो सकता है? राहुल तरुण सर जी, कहाँ तरुण गए? सुबह राहुल जल्दी। राहुल जी बताओ जवाब। क्यों ईमेल जारी हो जाता है वहां से वहां के लिए, राहुल दत्त जी, यूपी के लिए। राहुल जी हैं, राहुल दत्त जी हैं, राहुल दत्त जी बता वही दें दिल्ली सवाल, बैठ के, आज उनका उत्तर बता दें। दिल्ली बैठ के, राहुल दत्त जी अलीगढ़। यूपी संजय सिंह जी अलीगढ़। जॉब वर्कर यहाँ से चलेगा, वहां पहुंचेगा ना। कोल्हापुर से बोर्ड के साहब आप बता दीजिए, आप तो काफी सीनियर हैं आप तो। राहुल तो कपड़ा मार के अंदर रख दे, सब सब पर कपड़ा मार के रख दे, बाहर निकली है तो। ओप्पो 80A, आलोक भाई मेरठ, ओप्पो A5 शायद आप ही का है। आलोक भाई आपका तो बहुत एक्सपीरियंस है। आलोक गोयल जी, भाई साहब बताओ, कुछ तो आंसर दो, बचाओ, समझाओ कुछ, बच्चों को समझा दो कुछ। अब बता दो, ज्यादा परेशान मत करो हम लोगों को। सर अब नहीं कोई बता पा रहा, मेरा आप बता दीजिए अब जवाब, कोई नहीं एडवोकेट जवाब दे पा रहा आपके क्वेश्चन का। ओहो, अब मेरे को अपना एक थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने, खुद ही से जी, पूछ जी, के मेरे को जी, बताना जी। पड़ेगा। जी जी तो जी। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एक्चुअली एक टिपिकल सिचुएशन है और ये काफी होती है। तो मैन्युफैक्चरर के पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक ज्यादा वैलिड ऑप्शन अलग कौन सा चूज करता है वो उसके ऊपर है, कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए। या तो वो वापस दिल्ली माल लेके आएगा मैन्युफैक्चरर, मैं वापस दिल्ली माल लेके आऊंगी और उसके बाद मैं यूपी वाले सप्लायर कस्टमर को माल पहुंचाऊंगी, या मैं यूपी में रजिस्ट्रेशन लूंगी और उसके बाद मैं यूपी में ट्रांसफर कर सकती हूँ। इसका और कोई चारा नहीं है। आप बिल टू शिप टू, बिल फ्रॉम, शिप फ्रॉम, कोई भी आप जुगाड़ लगा नहीं पाएंगे। मैंने मेरा उत्तर सही रहा। ठीक है, हाँ जी, मैंने कह दिया था एक ऑप्शन, तो वो आप सही बता रहे थे कि वापस वहां पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वो बात सही थी कि हमारे को वहां पे एक्चुअली में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सेक्शन 143(2). 143(2) क्या कह रहे हैं? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग प्रॉपर अकाउंट्स फॉर इनपुट्स और कैपिटल गुड्स शैल लाई विद द प्रिंसिपल। तो ठीक है, हमने ये अपनी तीसरी सो कॉल्ड रिलैक्सेशन में समझ लिया था कि हमारे प्रिंसिपल को उसके अकाउंट्स रखने होंगे। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं जॉब वर्कर छोटा आदमी है, उसके पास ये नो हाउ भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है कि वो सब अकाउंट्स रखे। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के ऊपर है और प्रिंसिपल वांट्स टू कंप्लाई बिकॉज उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, बच रही है, तो ठीक है वो तो करेगा ही। 143(3) और 143(4) ये दोनों पूरे 19 से मिलते हैं, ये हम पढ़ेंगे नहीं। अब आया 143(5), ये बात करता है वेस्ट और स्क्रैप की। वेस्ट और स्क्रैप जो आपका जनरेट होता है उस पे सबसे पहला सवाल तो उस पे, अगर आपने जॉब वर्कर के पास भेजा गुड्स और उस पे कुछ वेस्ट और स्क्रैप जनरेट हुआ तो क्या उस पे जीएसटी लगेगा? सबसे पहला सवाल, आप लोग मानते हो उस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? वो ऐसे ही चला जाएगा? पुष्पेश पालीवाल जी करें नो, नवनीत जी करें यस, लगेगा। शैलेश विश्वकर्म करें यस। ओके, यस यस ज्यादा है और वो ही सही कह रहे हैं कि हाँ, जो जॉब वर्क के यहाँ भी अगर कोई स्क्रैप जनरेट होता है, कोई वेस्ट स्क्रैप जनरेट होता है तो उस पे जीएसटी लगता है। आंसर इज यस। कौन जीएसटी पे करेगा? इसका सीधा आंसर अभी हम बहुत इस पे डिस्कशन कर चुके हैं, वही है कि जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड है तो जॉब वर्कर देगा, और अगर जॉब वर्कर नहीं रजिस्टर्ड है तो प्रिंसिपल जॉब वर्कर की लोकेशन को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस स्टेट करेगा और उसके बाद उस पर टैक्स देगा, उस वेस्ट और स्क्रैप पे टैक्स देगा। ठीक है,
यहाँ पे खत्म होता है हमारा 143 सेक्शन और हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स 145। 145 बेसिकली डिलीवरी चलान की बात करता है, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसके ऊपर वो बना दिए हैं, सिनेरियोस बना दिए हैं, जल्दी से समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। थोड़ा पिक्टोरिक डिस्क्रिप्शन देख लेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। इनपुट आता है प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल भेजता है जॉब वर्कर को, तो 3 डिलीवरी चलान बनेंगे 3 कॉपीज में। पहली कॉपी प्रिंसिपल की, दूसरी जॉब वर्कर की और तीसरी होगी हमारे ट्रांसपोर्टर की। करेक्ट। जब जॉब वर्कर वापस गुड्स भेजेगा तो वो छोटा आदमी है, वो थोड़ा ना नया सा डीसी बनाएगा, वो उसी को इंडोर्स करके वापस भेज देगा। इजी, सबसे पहला सिनेरियो सबसे इजी। सिनेरियो नंबर 2, प्रिंसिपल भेज रहा है जॉब वर्कर को डाइंग करने के लिए, जॉब वर्कर फर्दर भेज रहा है एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, 2 जॉब वर्कर इन्वॉल्व है, तो डिलीवरी चलान बना 3 कॉपीज में, इंडोर्स हुआ। वही डिलीवरी चलान जो जॉब वर्कर का था उसने एंडोर्स कर दिया, दूसरे को दे दिया, और वही एंडोर्स होके फर्दर एंडोर्स होके प्रिंसिपल के पास आ गया, काम खत्म। सिनेरियो नंबर 3, बिल टू शिप टू मॉडल। हमारा सप्लायर, इसमें क्या है कि दोनों काम एक साथ होंगे। अगर हम सप्लायर से कह रहे हैं कि आप डायरेक्टली जॉब वर्कर की लोकेशन पे गुड्स छोड़ दीजिए, तो वो बिल टू शिप टू मॉडल के थ्रू गुड्स तो छोड़ देगा, बिल हमारे को दे देगा, शिप उसको कर देगा, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल को उस केस में भी 3 कॉपी डिलीवरी चलान की बनानी होगी, ठीक है। और जब जॉब वर्कर काम खत्म कर देगा तो उसी एक कॉपी को एंडोर्स करके वापस प्रिंसिपल के पास भेज देगा, काम खत्म। सिनेरियो नंबर 4, जिसमें कि पीस मील, मतलब आया तो बहुत सारा, गया थोड़ा थोड़ा, मतलब हमने लॉट सेंड करा 10,000 मीटर 3 डिलीवरी चलान से। अब जॉब वर्कर ने उसमें 8,000 ही बनाया है और हमारे को आगे सप्लाई करना है, तो अब हम क्या करेंगे, हम फ्रेश डिलीवरी चलान बनाएंगे, क्योंकि पुराना डिलीवरी चलान तो 10,000 का है, तो वो तो चलेगा नहीं। तो क्वांटिटी तो मैच करनी चाहिए ना, जितना गुड्स जा रहा है और जितना डिलीवरी चलान जा रहा है सब मैच करना चाहिए। तो वो प्रिंसिपल या तो नया बना देगा, और अगर जॉब वर्कर इस केस में बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी मतलब 20 लाख से ज्यादा जिसकी टर्नओवर होती है, वो बड़ा आदमी माना जाता है, बड़ा जॉब वर्कर जिसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। तो अगर वो बड़ा है तो वो खुद बना ले, वरना प्रिंसिपल को कह दे नया डीसी बना के दो, और उस डीसी के थ्रू गुड्स वापस प्रिंसिपल के पास। सिनेरियो नंबर 5, 2 जॉब वर्कर आ गए और पीस मील में काम हो रहा है, डिलीवरी चलान बना, इंडोर्समेंट हुई, ठीक है, और वापस आ रहा है, लेकिन 6,000 मीटर कपड़ा ही मैन्युफैक्चर होके वापस आया है, तो ठीक है, कोई नहीं, आप फ्रेश डिलीवरी चलान बना दीजिए, प्रिंसिपल बना दो, या अगर जॉब वर्कर बड़ा आदमी है तो कोई बना देगा। वेरी गुड। रूल 45(3) कह रहा है कि ITC 04 भरना है, इंटीमेशन देनी है ITC 04 भर के। कब तक देनी है? 25 दिन, 25 डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर के एंड होने के बाद 25 डेज में आपको ITC 04 भरना है। ITC 04 में सिर्फ जाने की डिटेल होती है? नहीं, ITC 04 में जाने की, आने की, एक से दूसरे जॉब वर्कर के पास गई, सारी डिटेल्स जाती हैं, और कमिश्नर द्वारा इसकी डेट एक्सटेंड भी की जा सकती है। हाल ही में तो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हुई है। और अब हम आते हैं इस केस पे। हाँ, हम आते हैं इस केस में कि सपोज अब हमने गुड्स तो भेज दिए थे, सिनेरियो नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, हमने गुड्स तो भेज दिए थे 1/8/2020 को। अब लेकिन 1/9/2021 हो चुका है, 4/9/2021 हो चुका है। इनफैक्ट अगर हम आज की बात करें तो 4/9/2021 हो चुका है और अभी तक गुड्स वापस नहीं आए। तो इस सिनेरियो में अब प्रिंसिपल को, अब उसने कंडीशंस का पालन नहीं किया, उसको कुछ तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा ना, कुछ तो पेनल्टी क्लॉज भी लगाएंगे ना, अदरवाइज तो सब कहेंगे ठीक है भाई, नहीं आए वापस, क्या करें। तो अब बताइए, आप लोग बताइए कि अब गुड्स तो वापस नहीं आए, 4/9/2021 हो गई है सिनेरियो नंबर 1 में, अब क्या किया जाएगा प्रिंसिपल द्वारा? सेल मान ली जाएगी। अंशु जी कह रहे हैं डीम्ड सप्लाई होगी। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। संजय भट्टाचार्य जी क्या? अलॉन्ग विद इंटरेस्ट टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं GSTR 1 भरूंगी आज की 1/9
20 1/9 में 4/9/21 में आज मैं खड़ी हूँ, तो मैं GSTR 1 भरूंगी अभी 11 तारीख को जी। तो मैं क्या डेट डालूंगी इनवॉइस पर? डीम सप्लाई हो गई, ठीक है, टैक्स भी पे करेंगे, 3B में जाके टैक्स पे करेंगे 20 तारीख तक, वो भी ठीक है, लेकिन सितंबर 21 डिस्पैच की डेट से मानी जाएगी उसी महीने, उसी सितंबर period 21 से। नहीं मैं कह रही हूँ कि जो इनवॉइस बनाऊंगी ना, अब मेरे को इनवॉइस बनाना पड़ेगा ना प्रिंसिपल को, जी। क्योंकि मैंने कंप्लाई नहीं किया, तो इनवॉइस पे क्या डेट डालूंगी, ये है बात, क्वेश्चन। डेट तो करंट की ही डलेगी। नहीं 1/8/2021 डलेगी या 4 तारीख है 4/9/2021 डलेगी या 1/9/2021, क्या डेट डालूं, या 1/8/2020 डाल दूं डेट GSTR 1 में, कौन सी डेट डालूं? इन माई गेस की 4/9/21 में इश्यू होगी इनवॉइस, मगर उसमें डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा 1/8/20 का। सर आप GSTR 1 खोल के देखिए, कोई दो डेट का है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं बिल की बात कर, नहीं वहाँ डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं, वहाँ तो वही डेट डाली जाएगी। कौन सी डेट डाली जाएगी? 4/9/21 1 सितंबर डाली जाएगी, 1 सितंबर डाली जाएगी, जिस दिन 12 महीने खत्म हो रहे हैं तुरंत उसका अगला दिन। मेरे 12 महीने कब खत्म हो रहे हैं? एक तो ये पहले डिस्कस कर लेते हैं, 12 महीने कब खत्म हो रहे हैं, एक साल कब खत्म हो रहा है? हमारे 31 जुलाई को खत्म हो जाएगी, 31 जुलाई को 1/8 इसमें मान ली जाएगी। हाँ जी, एक साल खत्म हो रहा है 1/8/2021 को। मैम प्रतीक अग्रवाल जी कह रहे हैं होशंगाबाद से 1/8 मानी जाएगी। 1/8/2021 या 2020? 1/8/21 हाँ 1/8/21 मानी जाएगी, ये तो बात कंफर्म मैं आपको बता देती हूँ, इसमें कोई मैं आपका वो गेम थोड़ा सवाल नहीं पूछ रही, कोई ट्रिक नहीं है। 1/8/21 को ये डीम सप्लाई हो गई, अब मेरे को GSTR भरना है, आज मैं बैठी हूँ 4/9/2021 में, और मेरे को GSTR में इनवॉइस डालना है और मेरे को उसमें डेट डालनी है। अब मेरे को ये बता दो कि उसमें डेट कौन सी डलेगी, और गैस वैस मत करना, कंफर्म बताना, क्योंकि अब तो 4 साल हो गए हैं GST को, है ना, तो हमारे को ये सारी बातें तो पता ही रहेंगी। इनवॉइस डेट पूछे ना मैडम आप, इनवॉइस डेट। हाँ आज क्योंकि मैंने कंप्लाई नहीं किया ना, मैंने कंप्लाई नहीं किया, वापस नहीं आएंगे। 1/8/21 समझा जाएगा, क्योंकि हमारे 12 महीने 1/8/20 से 31 जुलाई को कंप्लीट हो गए। अब मैं 1/8 को अपना इनवॉइस रेज कर दूंगा 1/8/21 को। ठीक है, आपका और कोई जवाब देना चाहता है? राहुल अर्जुन का डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी, यही तो मैं पूछ रही हूँ। डेट ऑन ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट आज ही की हुई है, आज मतलब 4/9/21। नहीं अंशुल जी कह रहे हैं 1/8/21। अंशुल जी तो 1/8/21, उनका तो मैंने सुन लिया उनका मत, तो और तो आज ही डेट में इशू हो सकता है, पहले होगा अपना और विचार रख रहा हूँ। जी कह रहे हैं 1/8/21। ओके, और कोई? GSTR 1 में बेसिकली कौन सी डेट जाएगी, ये क्वेश्चन है मेरा। अरविंद गुप्ता जी गाजियाबाद बताएं क्या जवाब है? करंट की डेट ही डाली जाएगी इसमें, तो इनवॉइस जाएगा मैम GST में, डेट ऑफ इनवॉइस जाएगा। हाँ 1/8/21 ना, इनवॉइस पे कौन सी डेट डालेंगे यही पूछ रही हूँ मैं। प्रजापति जी राहुल केला से बता दें, तो आप लोग तो हम काफी आपकी क्लासेस चलती रहती हैं। क्लासेस नहीं, ये तो प्रैक्टिकल है सर, प्रैक्टिकल है ये तो। ब्रजेश सोनी जी ऑफिस का क्वेश्चन है, ऑफिस में होता रहता है डिस्कस। ब्रजेश सोनी जी शोगापुर MP। जिस दिन 1 साल पूरा हो जाएगा वो डेट डाली जाएगी। हाँ 1 साल 1/8/21 को पूरा हो जाएगा, तो 1/8/21 जी जी हाँ जी ठीक है। और लेकिन बोर्ड के साथ आप बता दीजिए। ओके और कोई साथी को जवाब देने के लिए नहीं बोल पा रहे मैम? ठीक है सर, मैं इसको क्लोज करती हूँ। इसमें GSTR 1 में 1/8/21 जाएगी, GSTR 3B में भी वही जो सप्लाई में आप लिखोगे वैल्यू और उस पे GST जो भी लिखोगे वही जाएगा,
बस GS या 3B में इंटरेस्ट की फिगर में इंटरेस्ट ऐड कर दीजिएगा, आपका काम खत्म, बस और कुछ नहीं करना। ठीक ठीक है, यहाँ पे हमारा रूल 45(4) खत्म होता है, जिसको हमने काफी अच्छे से समझ लिया, अब तो इन डेप्थ समझ लिया। अब हम कुछ पॉइंट्स टू नोट हैं उसमें देख लेते हैं, हम काफी सारे नोट कर चुके हैं ड्यूरिंग द डिस्कशन, अब हम थोड़े से और देख लेते हैं। कंपल्सरी जनरेशन ऑफ ई-वे बिल, जो जॉब वर्कर होता है और अगर वो दूसरी स्टेट में है तो विदाउट मॉनेटरी लिमिट ई-वे बिल को जनरेट करने के लिए एक मॉनेटरी लिमिट दी हुई है 50,000 की, वो भी नहीं अप्लाई होती अगर जॉब वर्क के केस में अगर इंटर स्टेट मूवमेंट हो। तो ये कंपलसरी है कि आपका ई-वे बिल बनता ही बनता है। बिल टू शिप टू मॉडल हम डिस्कस कर चुके हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स वही बात कर रहा है कि अगर बिल टू शिप टू मॉडल में जैसे सप्लायर से आपके पास डायरेक्ट आ रहा था और फिर आपने यहाँ से डीसी भेज दिया था, सप्लायर के यहाँ से आपके जॉब वर्कर के पास आ रहा था और आपने यहाँ से डीसी भेज दिया था, तो उसकी जगह अगर इंपोर्ट भी हो रहा है तो बिल ऑफ एंट्री के थ्रू डायरेक्ट जॉब वर्कर के पास आ सकता है और आप यहाँ से डीसी भेज दें, चलेगा। जॉब चार्जेस पे जीएसटी लगता है। जॉब चार्जेस जो जॉब वर्कर मेरे पे रेस करेगा, मैं अगर प्रिंसिपल हूँ तो उस पे जीएसटी लगेगा। यस, यदि रजिस्टर्ड है तो लेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, मतलब वो बड़ा आदमी है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ी या उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले ली, तो उसके ऊपर वो जॉब वर्कर जीएसटी लगाएगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो जॉब वर्कर जीएसटी नहीं लगाएगा। गुड्स सेंट ऑन इन पीसमील क्वांटिटीज, ये हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। एक एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 22 है, ये बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, ये हम समझते हैं इसी डायग्राम से कि हु विल पे जीएसटी। तो हम ये देखते हैं कि किसकी टर्नओवर में वो सेल्स ऐड होगी, कि अगर प्रिंसिपल ने पे किया जीएसटी, जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं था, प्रिंसिपल ने पे किया जीएसटी, तो हम सीधा कह सकते हैं कि प्रिंसिपल के ही उसमें टर्नओवर में ऐड होगी ये सेल्स। बट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जब जॉब वर्कर के यहाँ से सेल हुआ और जॉब वर्कर रजिस्टर्ड था, तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 22 डाली है और उन्होंने क्लैरिफाई करते हुए बताया है कि कभी भी चाहे जीएसटी उस पे जॉब वर्कर ने दिया हो, उसके ऊपर वो जो ट्रांजैक्शन है वो प्रिंसिपल की टर्नओवर में ऐड होगी, ना कि जॉब वर्कर की टर्नओवर में। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 22 है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम कर चुके हैं, टाइम लिमिट में हमारे को वापस लेके आना है, अगर रिटर्न किया नहीं लाए तो फिर क्या होगा। लास्ट पॉइंट ये है कि अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जॉब वर्कर के पास गुड्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो क्या अब हम ये मान लेंगे कि जो डीम सप्लाई के प्रोविजन आ रहे थे 19(3) में, वो मान लेंगे कि उसके यहाँ से सप्लाई हो गया और उस पर जीएसटी दे देंगे, या ये मानेंगे कि जो 17(5)(h) में लिखा है कि अगर गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड होते हैं तो उसका आईटीसी इनएलिजिबल होता है, तो हम आईटीसी रिवर्स करेंगे। तो गवर्नमेंट ने सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया सर्कुलर के थ्रू कि हम 17(5)(h) मानेंगे और इसका आईटीसी रिवर्स करेंगे, इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, ड्यू टू सम डिस्प्यूट, कभी कभी प्रिंसिपल और जॉब वर्कर में डिस्प्यूट हो जाती है। जॉब वर्कर को प्रिंसिपल बोलता है मैं आपके पैसे वैसे देने नहीं वाला, तो जॉब वर्कर कहता है ठीक है मैं आपके गुड्स भी नहीं देने वाला, आप मत दो पैसे, हम नहीं देते गुड्स। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये गुड्स मार्केट में आप सेल करके अपने तो पैसे वसूल कर लोगे, जॉब वर्कर अपने तो पैसे वसूल कर लेगा, लेकिन इसमें जीएसटी कौन सी वैल्यू पे दिया जाएगा? जिस वैल्यू पर गुड्स जॉब वर्कर के पास आए थे, जिस वैल्यू पे जॉब वर्कर, जो करंट मार्केट वैल्यू है गुड्स की, या जिस वैल्यू पे जॉब वर्कर ने एक्चुअली वो गुड्स सेल करें? द आंसर इज जिस वैल्यू पे जॉब वर्कर ने एक्चुअली वो गुड्स सेल करे ना, उस वैल्यू पे जीएसटी पे होगा। अगर दोनों में डिस्प्यूट हो जाती है, प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस है। अपडेशन भाई कह रहे हैं
सिनेरियो 1 देखते हैं, उसमें है कि अगर सप्लायर बैठा है यूपी में और जॉब वर्कर भी है यूपी में, मैं प्रिंसिपल दिल्ली में, तो सप्लायर इस पे IGST लगाएगा या C+S लगाएगा? IGST। करेक्ट, IGST लगाएगा क्योंकि ये बिल टू शिप टू मॉडल है, बिल मेरे पास आ रहा है, मैं दिल्ली में बैठी हूँ। नेक्स्ट, सप्लायर बैठा है, एक सेकेंड, सप्लायर बैठा है यूपी में और जॉब वर्कर बैठा है दिल्ली में और मैं भी बैठी हूँ दिल्ली में, प्रिंसिपल भी दिल्ली में, तो इस पे क्या लगेगा? IGST लगेगा, C+S? हाँ अंशुल वाशनी कह रहे हैं IGST लगेगा। हाँ जी, IGST लगेगा क्योंकि मैं दिल्ली में बैठी हूँ। मतलब मोटा मोटा इसका सार ये है कि जॉब वर्कर की लोकेशन मायने नहीं रखती है, जहाँ पे प्रिंसिपल होगा उस हिसाब से I या C+S डिसाइड होगा। ठीक है, ये वही बातें जो हम डिस्कस कर रहे थे और तरीके से बिल्कुल डिटेल करके कि क्या बनेगा वो लिख दिया। रजिस्ट्रेशन, अगर जॉब वर्कर बड़ा है, मतलब 20 लाख से ज्यादा उसकी टर्नओवर है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेनी है। उसको एक एग्जेम्पशन मिल गई अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई भी करता है, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई सेक्शन 24 में लिखा है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, तो एक नोटिफिकेशन निकाल दी 7/2017 IT कि अगर इंटरस्टेट सप्लाई भी मूवमेंट भी हो रही है बाय अ जॉब वर्कर तो भी उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, और अगर वो वॉलंटरी लेता है तो ठीक है, अगर वो बड़ा आदमी है मतलब 20 लाख से ज्यादा उसकी टर्नओवर है तो ठीक है। वेस्ट और स्क्रैप हम कर ही चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास टाइम है सर, एक केस लॉ है, बहुत अच्छा। नहीं, मैं एक टाइम तो काफी अभी आपके पास याद है, एक घंटा भी टाइम है। अच्छा, तो मैं एक केस लॉ डिस्कस करती हूँ, JSW का, एनर्जी। इसने हमने जो सबसे शुरू में बातें डिस्कस करी, जो रिलैक्सेशन की बातें डिस्कस करी, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट समझा, जॉब वर्क का कंसेप्ट समझा, हमने सब कुछ समझा, उन सब चीजों को JSW ने भी समझ लिया, हाँ, किसी सेमिनार में बैठ के, और उसने एक अच्छी माइंड ब्लोइंग प्लानिंग करी। उसने क्या किया, अपनी एक सिस्टर कंसर्न को लिया, वो थी जिंदल स्टील, और आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन है तो फिगर्स करोड़ से नीचे नहीं होंगी। जो GST की फिगर है, वैल्यू तो बहुत ज्यादा होगी, GST की फिगर जो है ना, करोड़ से नीचे नहीं होगी, वो मैं कम से कम बता रही हूँ। तो इन्होंने एक माइंड ब्लोइंग प्लानिंग करी। इन्होंने क्या किया, जिंदल स्टील को कहा कि आप ऐसा करो, आप कोल खरीदो और मैं आपका JSW एनर्जी जो है, मैं आपका जॉब वर्कर बन जाता हूँ, मैं आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके जिंदल स्टील आपको बेच दूंगा। तो इससे इनका क्या बेनिफिट था, और हमने पढ़ी लिया है ये कोल कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, तो मैन्युफैक्चर है, और मैन्युफैक्चर है तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रीटमेंट और प्रोसेस बड़ा वर्ड है। ये CBEC ने अपने फ्लायर में खुद लिख के बोला था कि मैन्युफैक्चर हो तो क्या फर्क पड़ता है, ट्रीटमेंट और प्रोसेस बड़ा वर्ड है। तो हम क्या करेंगे, JSW अगर ये कोल अपनी फैक्ट्री में लेता, प्रॉब्लम देखो, अगर JSW ये कोल अपनी फैक्ट्री में लेता तो और इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करता तो क्या होता, उसको कोल का ITC जो है रिवर्स करना पड़ता। क्यों? सेक्शन 17 रेड विद रूल 42 क्या कह रहा था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, मतलब कोई भी ऐसा आइटम जनरेट हो रहा है जो नॉन टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, तो आपको जो भी उसका इनपुट है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो अगर JSW कोल लेके अपनी फैक्ट्री में आता और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाता, तो उसका कोल का सारा इनपुट जो है वो वॉश आउट हो जाता। तो उसने क्या किया, उसने जिंदल स्टील में कोल खरीदवा दिया। अब जिंदल स्टील को तो कोल का इनपुट मिल गया। हमने 19(1) क्या पढ़ा था, the principal shall with respect to notwithstanding any terms or conditions as may be prescribed
We can take एक सेकंड सर, मेरी वॉइस खुद ही बाउंस कर रही है। जी वॉइस बाउंस कर रही है आपकी। हाँ जी, मैं क्या करूं? हेलो, अब ठीक है? अभी क्लियरिटी नहीं है। हेलो, 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 अब ठीक है? नहीं अभी अभी से फिर बाउंस कर रही है। एक बार आप दोबारा से ऑफ कर हेलो, हेलो, अब ठीक है? हाँ आप ठीक है। अभी भी बाउंस आ रहा है। ये फिर से हो गई आपकी। पहले ठीक हुई थी बीच में एक बार, अभी फिर दोबारा आपकी बाउंस होने लगी है। हेलो जी, अब ठीक है? हाँ आप कब से? हाँ, तो आपको दिक्कत समझ में आ गई? ठीक है, सबके दिमाग से निकले क्वेश्चन जितने बीच में डिस्टर्बेंस की वजह से। हाँ, तो ये प्लानिंग समझ में आ गई। मैं ये पूछ रही हूँ कि कोल अपनी फैक्ट्री में क्यों नहीं लाया, JSW और जिंदल स्टील को क्यों परचेज करवा दिया? अंशुल जी कह रहे समझ में आ गई, बाकी औरों की समझ में देखना। अंशुल जी आप अपने तरह में समझो सबको। जॉब वर्कर के यहाँ पोल पहुंचे, फर्दर वहाँ ITC रैली, फर्दर क्या हुआ फिर उसका? नहीं सर, अगर वो ITC जॉब वर्कर नहीं होता ना, वो JSW अपने लिए मैन्युफैक्चर करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो अच्छा, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर तो करनी थी, उसके पास कैपेसिटी थी। तो अगर वो कोल अपनी फैक्ट्री में लेता तो उसको कोल का ITC रिवर्स करना पड़ता। ये उसकी प्रॉब्लम थी। उसने जॉब वर्कर के प्रोविजंस को अपने एडवांटेज में लेने की कोशिश करी। उसने जिंदल स्टील को इन्वॉल्व किया और जिंदल स्टील को कहा आप कोल परचेज कर लीजिए, आपको तो ITC मिल जाएगा, 19(1) में लिखा है ITC मिल जाएगा, आप कोल परचेज कर लीजिए और मुझे एज ए जॉब वर्कर दे दीजिए और मैं इलेक्ट्रिसिटी बना के आपको दे देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि हमारा ITC यूज हो जाएगा। आप, मेरे को नहीं मिला, आपको मिल गया, हम तो भाई भाई हैं। प्रिंसिपल है। तो राहुल जी कह रहे कि डीम सप्लाई मनी। नहीं, ये पूरी ट्रांजैक्शन समझाई JSW ने AAR को। AAR ने क्या डिसीजन दिया, उसने कह दिया कि उसने AAR ने कहा कि ये जो है आपकी प्रोसेस, उस JSW ने समझाया कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो AAR ने बोला कि नहीं जी, ये तो मैन्युफैक्चर है और मैन्युफैक्चर क्योंकि बड़ा वर्ड है, उसने कह दिया मैन्युफैक्चर बड़ा वर्ड है और ट्रीटमेंट और प्रोसेस छोटा वर्ड है, तो आप ये काम नहीं कर सकते और हमारे हिसाब से आप ये काम नहीं कर सकते। JSW ने अपील डाल दी AAR के अगेंस्ट AAR में। AAR में गवर्नमेंट ने, अब गवर्नमेंट को के जो डिपार्टमेंट के लोग थे उनको पूरा समझ में आ रहा था टैक्स प्लानिंग हुई हुई है और कितने करोड़ की टैक्स प्लानिंग हुई हुई है, क्योंकि GST तो वैसे ही ट्रांजैक्शन वैल्यू पे चलता है, तो बहुत मल्टीप्लाई टाइम्स टैक्स प्लानिंग हुई हुई है। तो ये डिपार्टमेंट को पूरा समझ में आ रहा था। अब और JSW ने अपनी आर्गुमेंट में यही बात रखी जो मैं आपको सबसे स्टार्ट में समझा दी थी कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक छोटा वर्ड है और ट्रीटमेंट और प्रोसेस जो कि जॉब वर्क की रिक्वायरमेंट है वो एक बड़ा वर्ड है। JSW ने यही अपनी आर्गुमेंट दी कि ट्रीटमेंट और प्रोसेस बड़ा वर्ड है और मैन्युफैक्चर छोटा वर्ड है AAR के पास। और AAR के पास तो डिपार्टमेंट ने अपनी आर्गुमेंट, क्या आर्गुमेंट, डिपार्टमेंट ने भी बहुत ज्यादा रिसर्च करके, बहुत ज्यादा दिमाग लगा के अपनी एक आर्गुमेंट निकाली
जिससे कि वो ये केस एक्चुअली में जीत गए और उन्होंने रेवेन्यू लॉस होने से बचा लिया। उन्होंने कहा कि हम इनपुट की बात कर रहे हैं, इनपुट का क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन इनपुट किसका होना चाहिए? इनपुट प्रिंसिपल का होना चाहिए। उन्होंने कहा जो जिंदल स्टील है, आप देखेंगे वो बनाता है स्टील, स्टील में जो कोल यूज होता है और ये जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कोल यूज हो रहा है, ये दोनों अलग अलग कोल्स हैं। हेलो मैंने फिर आपकी आवाज बाउंस होनी चालू हुई। सर ट्रिपल ए आर पूरे को जजमेंट पढ़ना पड़ेगा साहब, ऐसे कम समझ में आ रहा है साहब कि ऐसे किस तरीके से बचाया जा सकता है, प्लानिंग क्या थी, कैसे था, ये सब पूरा प्लानिंग यही थी सर। अगर कोल डायरेक्टली जेएसडब्ल्यू के पास कैपेसिटी थी इलेक्ट्रिसिटी बनाने की, और अगर वो कोल अपने पास लेके आता तो उसको उस कोल का क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता, क्योंकि सेक्शन 17 रेड विद रूल 42 यही कहता है कि अगर आप कुछ ऐसा सामान बनाते हो जो कि नॉन टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, तो आपको उसका क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। तो उसने खुद ना लेके उसने जिंदल स्टील में वो कोल ले लिया, और जिंदल स्टील में क्योंकि क्रेडिट मिल जाएगा, जॉब वर्क प्रोविजंस है, और जिंदल स्टील से बेच दिया जॉब वर्कर के पास और खुद को जॉब वर्कर बना लिया, और वापस बेच दी इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जिंदल स्टील का इनपुट हो गया। यहाँ पे जेएसडब्ल्यू ने उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे किया, और वहां पे उसको जिंदल स्टील को भी कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ा। तो अब डिपार्टमेंट की एक बहुत जबरदस्त आर्गुमेंट आई। डिपार्टमेंट ने कहा जो इनपुट हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब एलिजिबल कर रहे हैं प्रिंसिपल को, वो प्रिंसिपल का इनपुट होना चाहिए। आप समझिए, अगर कोल जो है, जो प्रिंसिपल यूज करती है अपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, वो कोल और ये जो इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए कोल यूज होता है, ये दोनों अलग अलग कोल हैं। ये तो ट्रिपल AR को डिपार्टमेंट ने यही बात समझाई कि यहाँ पे देखिए ये तो ये टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं। का पूरा मिले ट्रिपल AR का। ये कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग कोल है, अरे वो तो मैं समझ गया, नहीं मिलेगा, वो तो मैं समझ गया। तो यही टैक्स प्लानिंग भी समझाई डिपार्टमेंट ने ट्रिपल AR को, और डिपार्टमेंट ने ट्रिपल AR को ये भी बताया कि जो इनपुट होना चाहिए वो प्रिंसिपल का इनपुट होना चाहिए। ये तो जेएसडब्ल्यू का इनपुट है, ये प्रिंसिपल का इनपुट ही नहीं है। प्रिंसिपल का इनपुट वो है जो कि स्टील बनाने में काम आता है, और स्टील बनाने में उन्होंने SION की जो लिस्ट होती है जिसमें बताते हैं कि इनपुट आउटपुट में इनपुट कौन सा होता है, किसी आउटपुट के लिए इनपुट कौन सा होता है, उन्होंने कस्टम की SION लिस्ट उठा के डिपार्टमेंट को ट्रिपल AR को दिखाई और बोला कि देखो इसमें जो SION की लिस्ट में स्टील बनाने के लिए कोल जो कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज होता है वो उसकी लिस्ट में है ही नहीं। स्टील बनाने के लिए ये वाला कोल यूज ही नहीं हो सकता। ये तो इनकी टैक्स प्लानिंग है जो कि इन्होंने ऐसे जॉब वर्कर के प्रोविजंस को अपने हित में यूज करते हुए इन्होंने ये सारी टैक्स प्लानिंग करी है। तो ये टैक्स प्लानिंग भी उन्होंने डिपार्टमेंट ने समझाई ट्रिपल AR को, प्लस उन्होंने ये हाईलाइट किया कि प्रोविजन से कैसे ये प्रोफेशनली भी तो डिपार्टमेंट को आर्ग्यू करना था। तो डिपार्टमेंट ने आर्ग्यू किया जो इनपुट होना चाहिए वो प्रिंसिपल का इनपुट होना चाहिए, जिसको वो मैन्युफैक्चरर जॉब वर्कर को भेजे, ना कि वो जॉब वर्कर का इनपुट होना चाहिए। इनपुट फॉर द प्रिंसिपल, अगर मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स इसके हाईलाइट करूं तो देखिए इन्होंने क्या बताया। They produced a copy of SION यहाँ पे 1 2 3 4 5 5th last line से मैं पढ़ रही हूँ। This shows that the input being utilized by JSL Jindal Steel for manufacture of their final product, that is steel, are not the same which are intended to send to JSW Energy for undertaking the process on the same. Rather, they are proposing to
procures steam coal, which are inputs for power plant of JEL, JSW को JEL बोल रहे हैं, JEL, the job worker, and intend to avail the input duty of the same, which is otherwise not available to JEL as their final product, that is electricity, does not fall in the ambit of GST law. ये तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग प्लानिंग थी। अब क्लैरिटी आई सर? हेलो, हाँ जी अशोक चौबे जी बताया, क्लैरिटी आई नहीं आई? सर पूरा पढ़ना पड़ेगा और फिर से देखना पड़ेगा। जिंदल वाला क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। सवाल यह है कि जॉब वर्कर किसके बिहाफ पे काम कर रहा है? सर वो ब्याह पे कर ही नहीं रहा था ना, इन्होंने तो प्लानिंग करी थी, ये सारे प्रोविजंस को यूज करा था। तो ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा अच्छी तरह के उसकी लाइन, और ट्रिपल AR और AR का भी कोई ज्यादा कोई पोल चाहे कोई सा भी हो, लेकिन वो सवाल ये नहीं है कि पोल ये कोल कौन सा है, पोल ये वाला है कि साहब उसमें स्टील में काम आता है वो वाला है, सवाल ये नहीं है। सवाल सर आप पढ़िए, मैं आपको बता रही हूँ कि JSW ने ये जो हमने रिलैक्सेशंस पढ़ी कि आप इनपुट लेके आ सकते हैं अपने पास, आप उस पे ITC रिवर्स मत करिए, जब आप बाहर भेजें जॉब वर्कर के पास तो उस पे भी GST मत पे करिए, सप्लाई नहीं होगा। तो ये सारी प्रोविजंस को उसने अपने एडवांटेज में यूज करते हुए ये टैक्स प्लानिंग करी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये टैक्स प्लानिंग को बेकार कर दिया, अपना आर्गुमेंट ये रख के कि जो इनपुट ट्रांसफर होने की बात हो रही है प्रिंसिपल से जॉब वर्कर तक, वो प्रिंसिपल के इनपुट होने चाहिए, ना कि जॉब वर्कर के इनपुट। जॉब वर्कर के किसी अपने काम के लिए जो इनपुट्स यूज होते हैं वो वाले इनपुट की बात नहीं हो रही है। जॉब वर्कर तो प्रिंसिपल अपने यूनिट के लिए जो अगर कोई इनपुट लेके आता है अपनी फैक्ट्री में और उस पे कोई काम करना चाहता है तो उस इनपुट्स की बात हो रही है। ये आर्गुमेंट देके गवर्नमेंट ने अपनी रेवेन्यू बचाई, ये मैं समझाना चाह रही हूँ। बसंत लाल जी समझ में आया कुछ नहीं? बसंत लाल गुप्ता जी सर समझ में आया नहीं सर जो मैडम बता रही हैं? बता रहे हैं अभी तो रीडिंग होना है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ अल्टीमेटली रेवेन्यू को तो फिर मिल गया ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को तो। हाँ जी मिल गया। हाँ तो हमारा अल्टीमेटली हमें वो टैक्स प्लानिंग काम नहीं आई उनकी, लेकिन टैक्स प्लानिंग कितनी अच्छी थी, देखो उन्होंने सब कुछ ही अगर ध्यान से पढ़ लिया और इतनी बढ़िया से टैक्स प्लानिंग करी, ऐसे ही तो बचते हैं सर पैसे। सारे एडवोकेट लोग बड़े बड़े ऐसे ही तो शब्दों में खेल के पैसे बचाते हैं। मैम इनपुट से मतलब है आइदर कोई सा भी कोयला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह है कि प्रिंसिपल का माल है उस पर जॉब वर्क किया जा रहा है, तो हिंदी में तो समझते हैं हम तो। यस ये बात, बट ये तो बड़े लेवल की प्लानिंग थी ना सर। तो JSW जिंदल स्टील आप समझिए करोड़ों का काम कर रहे हैं तो पैसा बचाना ही चाहता है ना। ज्यादा का कर रहे हैं, अरबों का कर रहे हैं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जो इनपुट है वो किसका है? प्रिंसिपल का है। इनपुट से जो भी जनरेशन हो रहा है, वो इनपुट जो है वो अपने काम के लिए नहीं लिया था, उसने स्टील बनाने के लिए नहीं लिया था, उसने तो ये प्लानिंग करने के लिए लिया था। तो अपना कुछ होता ही नहीं, वो तो प्रिंसिपल के लिए भी है, चाहे इनपुट भी प्रिंसिपल का, प्रोडक्ट भी उसका है। जो लेकिन प्रोडक्ट तो उसका था ही नहीं ना, स्टील बनाना था उसको, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट नहीं था। JSW के पास बड़े लोगों ने बड़ी कोशिश की, ये कह सकते हो, सही कह रहे हैं आप कि बड़े लोगों ने बड़ी कोशिश की बचाने की, बड़ा अमाउंट बचाने की प्लानिंग की, काम आने का मतलब ही नहीं है। कोई जॉब वर्कर कोई मैन्युफैक्चरर थोड़ा हो गया, जॉब वर्कर कोई मैन्युफैक्चरर, जॉब वर्कर अपना तो कुछ है ही नहीं, वो बीच में भले ही आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब प्लानिंग तो आप छोटा मोटा मोटे अब आप समझ गए हैं कि जॉब वर्कर किसी और के गुड्स पे काम कर रहा है, तो उसको बेनिफिट मिलता है। अगर जॉब वर्कर ऐसी कोई प्लानिंग करेगा जैसे कि टैक्स रेवेन्यू के ऊपर कोई लॉस होएगा तो गवर्नमेंट उसको नहीं होने देगी। जो बेनिफिट दिया गया है एक छोटे लोगों को प्रॉस्पर करने के लिए दिया हुआ है। और जॉब वर्क इंडस्ट्री जो कि इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आप देखिए गारमेंट इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री,
और ये सारी इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा जॉब वर्कर्स यूज होते हैं। तो गवर्नमेंट इन लोगों को प्रमोट करना चाहती है और साथ ही साथ अगर कोई वो इंसेंटिव दे रही है और उसका कोई मिसयूज करता है तो गवर्नमेंट उसको बचाना भी चाहती है और उसने बचाया भी। ठीक, जॉब वर्कर कोई मकान वो पहले से ही 17(2) प्रोविजन है तो है वो तो उसमें जब से करने से कोई पुष्पेंद्र गुप्ता जी, पुष्पेंद्र अपना वे ऑफ यूज दे दें। पुष्पेंद्र गुप्ता जी बताएं कुछ। कोई जॉब वर्कर कोई माल का मालिक थोड़ा हो गया, मालिक तो जिंदल ही कहलाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो बनी उसका मालिक तो जिंदल ही है। बिल्कुल सही है। और ही और इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम, so there is no question of ITC। आदरणीय शर्मा जी, उन्होंने गलत कोशिश की और प्लानिंग में सफल नहीं हो पाए, इतना सा रिजल्ट है बस। अच्छा, नहीं बताइए ना, बताइए भाई। अल्टीमेटली उन्होंने ये कह सकते हैं बड़े होने के नाते, जैसे मैडम कह रही हैं कि बड़ी प्लानिंग करी और गलत प्लानिंग करी और फेल हो गए। रेवेन्यू जीत गया, अल्टीमेटली जो होना चाहिए था वो सही हुआ। हाँ जी, जो बेनिफिट दिया गया है उसको छोटे लोगों को बढ़ावा देने के लिए दिया हुआ है बेसिकली। एक्चुअली मैडम शुरुआत में ये लग रहा था कि जैसे उन्होंने प्लानिंग करी उसमें वो सफल हो गए, लेकिन अल्टीमेट सफल तो नहीं हुए ना, बात वही रही। नहीं, एग्जाम्पल कम्युनिटी के लिए कोई आईटीसी नहीं मिलेगी। एंड बस भाई जिंदल इज प्रोड्यूसिंग एग्जेम्प्टेड कमोडिटी बाय हिमसेल्फ और अदर वर्क। और वो तो एक ही बात है, एक ही बात है ऑन बिहाफ ऑफ। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। चलिए मैं आगे चलूँ। सर मेरी तो डेलिब्रेशन इतनी थी आज के लिए, मैं हाउस ओपन छोड़ती हूँ। अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हाँ ये ठीक है। बेबिल के बारे में पूछे जरा। बेबिल में पूछे तो सही, बेबिल की क्या पोजीशन है जॉब वर्क के लिए? वो तो जनरल है, वही नहीं जनरली मैंने जो बताया इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड में मैंने कहा कोई लिमिट नहीं है मैडम। जॉब वर्क के लिए ई-वे-बिल का जहाँ तक सवाल है, ये इंटरेस्टेड के लिए तो लागू होगा ही होगा, रेस्पेक्टिव एनी अमाउंट। हाँ जी। और इंटरेस्टेड की क्या स्थिति है? इंटरेस्ट रेट में 50,000 मिल जाएगा और स्टेट टू स्टेट वो होगा। जैसे दिल्ली में 1 लाख का है लिमिट, तो आप देख लीजिए यूपी में क्या लिमिट है, उस हिसाब से कर लीजिए। इंटरेस्टेड तो जो जनरल है वही प्रोविजन लागू होंगे ना ई-वे-बिल के लिए। हाँ जी, हाँ जी। बट अगर इंटर स्टेट है तो विदाउट लिमिट है, बिना पैसे के लिमिट। 50,000 जो इंटर स्टेट पे भी 50,000 तो लिमिट लगती है ना, वो भी नहीं लगेगी अगर। हेलो। हाँ जी श्रुति मैम, मेरा यही क्वेश्चन था कि इंट्रा स्टेट में यदि ये करता है उसकी लिमिट 50,000 से ऊपर की जॉब वर्क चार्जेस की, तो उस कंडीशन में उसे ई-वे-बिल जनरेट नहीं करना है ना? नहीं करना है, 50,000 से कम वाले को नहीं करना। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट नहीं करना। अगर विद इन स्टेट इंट्रा स्टेट बात कर रहा हूँ मैम, इसीलिए इंटर स्टेट नहीं, इंट्रा स्टेट में कोई भी लिमिट नहीं है ना। 50,000 की तो कंडीशन है या नहीं है? 50,000 की तो कंडीशन है। 50,000 या हमारे दिल्ली में 1 लाख का उन्होंने छूट दे रखी है, तो 1 लाख तो लगेगा। तो मैम टेक्निकल जो चीज आती है इसके अंदर, कभी भी आप ई-वे-बिल जनरेट करने जाते हैं तो जो यदि जॉब वर्कर है तो वो सर्विस कैटेगरी के अंदर आता है। हाँ जी, लेकिन तो जब वो तो डीसी पे है ना सर, और प्रिंसिपल बेचता है और प्रिंसिपल ही लेके आता है वापस डीसी तो उसमें एग्जैक्टली तो उसके अंदर जो वैल्यू डाली जाएगी वो क्या होगी? डीसी के वैल्यू होगी या जॉब वर्कर चार्जेस की होगी? डीसी प्लस जॉब वर्कर, डीसी प्लस जॉब वर्कर चार्जेस। तो उसमें फिर उसमें जैसे रजिस्टर्ड है यदि हमारा जॉब वर्कर, तो अपना जो इनवॉइस इशू करेगा वो बिल ऑफ सप्लाई करेगा जॉब वर्क चार्जेस की, वो होगी, और डीसी को वो एंडोर्स करेगा। नहीं वो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ मैम आपको। एक प्रिज्म कर लिया कि यदि किसी प्रिंसिपल ने मुझको 1 करोड़ रुपए का सामान भेजा जॉब वर्क के लिए। आप कहाँ बैठे सर? सॉरी, मैं यूपी इंटर स्टेट की बात, इंटर स्टेट की बात है, मैं हाँ। इंटर स्टेट की बात कर रहा हूँ, यूपी की ही बात कर रहा हूँ। यूपी पे ही प्रिंसिपल है, यूपी में ही जॉब वर्कर है। अच्छा। यूपी में जॉब वर्कर ने यदि आपने 1 करोड़ रुपए का गुड्स दिया डिलीवरी चालान के थ्रू जॉब वर्कर को,
उस पे उसका जॉब वर्क चार्जेस हुआ 1,00,000 रुपए। तो जब वो ई वे बिल जनरेट करेगा तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उसमें जो गुड्स जा रहा है उसकी डीसी की जो वैल्यू हो गई वो 1 करोड़ 1,00,000 कहलाएगी या 1 करोड़ कहलाएगी, ये मेरा क्वेश्चन है। इस पे कोई क्लैरिटी तो मुझे मिली नहीं, मैंने जितना रीडिंग करी है उस हिसाब से मेरे को कोई क्लैरिटी नहीं मिली, लेकिन मेरे को ज्यादा लोगों की यही ओपिनियन लगी कि 1,00,000 1 करोड़ 1,00,000 तो मैम वही वाली बात है। तो मैं इसको यदि जब भी मैं ई वे बिल जनरेट करूंगा तो उसमें डीसी की वैल्यू डालूंगा 1 करोड़ और जॉब वर्क की अपनी सर्विस के कोड से 1,00,000 डालूंगा, यही करूंगा ना? अगर अदर्स का कॉलम आता है ना, नहीं तो अदर्स तो वो सर्विस गुड्स के लिए लेता है, वो सर्विस कोड तो लेता नहीं अदर्स में। अरे मैं बोलूं 1 मिनट कोड राकेश भाई गुड्स का ही डालना है। नहीं कोड चेंज नहीं होएगा सर, कोड वही गुड्स वाला ही रहेगा। भटनागर जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए राकेश भाई साहब। हाँ मैं ये कह रहा था मैडम, मैं ये कह रहा था कि जैसे जॉब वर्क के लिए जब माल हम भेजते हैं, जॉब वर्कर के पास भेजते हैं, डिलीवरी चालान में हम एस्टिमेटेड वैल्यू लिखते हैं। हाँ जी, निश्चित रूप से जो जॉब वर्क चार्जेस और हो गए तो उधर से लौट के आ रही, सप्लाई तो हो नहीं रही है, तो उस समय भी एस्टिमेटेड वैल्यू का मतलब एडिशनल चार्ज है जो जॉब वर्कर के चार्ज है वो और जुड़ जाएंगे, सीधा सा फंडा है। हाँ जी बिल्कुल सर। इसमें ज्यादा तर्क की बात नहीं रह जाती, मैं समझता हूँ। नहीं राकेश भाई मेरी वही क्वेश्चन है, क्योंकि जब वो जनरेट बिल इसमें इनवॉइस नंबर कौन सा डालेगा, वो डिलीवरी चालान का डालेगा या अपनी इनवॉइस वैल्यू का डालेगा जो उसकी जनरल की जॉब वर्क इनवॉइस का? उधर देखिए अपना जॉब वर्क का साथ में भेज देगा, लेकिन दोनों ही साथ में चलेंगे वो तो। वही बात तो है ना, तो बिल ई वे बिल के अंदर तो आपको एक ही इनवॉइस नंबर डालना है भैया जी, उसमें डिटेल तो साथ में होगी ही, लेकिन देखिए मूवमेंट वही तो मैंने वही बोला कि डिलीवरी चालान में एंडोर्स करूंगा और अपना बिल ऑफ इनवॉइस जो जनरेट करूंगा मैं बिल ऑफ सप्लाई का जॉब वर्क चार्जेस का, वो मेरा 1,00,000 का बिल इनवॉइस है। तो जब मैं ई वे बिल जनरेट करूंगा वापस माल भेजने के लिए तो मेरी वैल्यू क्या डालूंगा? डिलीवरी चालान की वैल्यू वो है और मेरी इनवॉइस जो बनी हुई बिल ऑफ सप्लाई चार्जेस की वो 1,00,000 की है। वैल्यू तो उसमें ही लिखी जा सकती है भाई, लेकिन जो मूवमेंट जो होगा जिस वैल्यू का वही लिखा जाएगा उसमें, वो तो वैल्यू तो सर यही तो क्वेश्चन है टेक्निकली कि मैं डिलीवरी चालान की वैल्यू जो मेरे पास माल आया प्लस अपनी जॉब वर्क की डालूंगा, क्योंकि बिल तो मेरा वो जा रहा होगा ना सर। नहीं। या मैं ये करूंगा कि 1,00,000 रुपए का चालान जनरेट करूंगा अपनी इनवॉइस से और उसी के साथ जो डिलीवरी चालान मेरे पास आया उसे एंडोर्स कर दूं। वो अटैच होगा, उसके साथ डिटेल खुल जाएगी, अंदर डिटेल खुल जाती है। बिल्कुल ऐसा है कि जो वर्कर का काम मिलेगा। हेलो हाँ जी, इसमें एक छोटा सा सजेशन है सर, इसमें एक छोटा सा बोलिए राहुल जी बोलिए, बताइए। जी देखिए ऐसा है जो भटनागर साहब कह रहे हैं उसी में मैं छोटा सा एक सजेशन देना चाहता हूँ कि देखिए जब आप अपना ई वे बिल जनरेट करेंगे तो ई वे बिल जनरेट होता है द वैल्यू ऑफ द गुड्स प्लस जॉब वर्क वैल्यू, ठीक है? तो आप अपना जब ई वे बिल बनाएंगे तो उसमें दो आप एलैबोरेशन खोलेंगे। फर्स्ट एलैबोरेशन आप ये खोलेंगे कि जो आपकी ड्यूरिंग द इनवर्ड्स जब आपने माल डिस्पैच किया था उस समय क्या वैल्यू थी और क्या आपने अपने चालान में भरा था। फिर प्लस करेंगे आप एक और एंट्री को जॉब वर्क चार्जेस करके एसएससी कोड और एचएसएन कोड अगर डल पा रहा है तो अभी जैसा कि श्रुति मैडम ने कहा कि आप उसमें एचएसएन कोड डालेंगे तो अगर आपका जो चालान होगा जो इनवॉइस होगी जॉब वर्क की उसके साथ लगी रहेगी, उस इनवॉइस पे ये लिखा होगा द गुड सेंड बैक रेफरेंस टू इनवॉइस रेफरेंस टू चालान नंबर सो एंड सो डेटेड दिस वन हैविंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिस, उसमें विद जीएसटी जो वैल्यू होगी वो मेंशन हो जाएगी। तो जो रोड कंप्लायंस में जो ई वे बिल की जो आप बात कर रहे हैं वो बस मेन इशू यही है। मैं आपको इसमें बता दूं कई बार इसको लेकर गुड्स भी डिटेन हो जाते हैं कि आपने ई वे बिल पे क्या वैल्यू डिक्लेयर करी। राहुल जी मैं वही बात उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ सर। मेरा क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जो मैं इनवॉइस अपनी जॉब वर्क इनवॉइस इशू करूंगा वो तो मैं अपने जॉब वर्क चार्जेस पे टैक्स करूंगा। एग्जैक्टली सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल। अच्छा अब मेरा ये कहने का मतलब है कि जब ई वे बिल में जनरेट करूंगा तो उसमें मेरी वैल्यू तो केवल इनवॉइस वाली ही होगी।
जो नहीं, मैंने नहीं, अपनी नहीं। जॉब वर्क की इनवॉइस करी है, यदि मैं उस नहीं, पे नहीं। करूंगा तो आप बताइए फिर मैं टैक्स कॉलम में क्या एक्चुअली डालूंगा? क्या होता है, देखिए आपकी सर्विसेज की जो इनवर्ट सप्लाई जो जॉब वर्क के रूप में रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है, वो डिफरेंट थिंग है। दोनों सर, दोनों रजिस्टर्ड है। दोनों रजिस्टर्ड है। इन दैट केस प्रिंसिपल भी उसने अपनी एक प्रिंसिपल भी सर्विस, रजिस्टर्ड है और जी जॉब जी वर्कर। जी जी, उसने एक अपनी सर्विस की इनवॉइस रेज कर दी, मगर ई वे बिल में उसने दोनों वैल्यूज को ओपन कर दिया, ठीक है ना, फ्रॉम गुड्स की एंड सर्विसेज की। तो आपका जो कंप्लाइंट ई वे बिल है वो कंप्लीट हो गया, और आपने अपने जो गुड्स रिटर्न जो उसने डिलीवरी तो सर इनवॉइस बनाई, डिलीवरी जी, नहीं सर, डिलीवरी चालान पे वो टैक्स वैल्यू कहाँ डालेगा? टैक्स वैल्यू तो होगी नहीं। नहीं डालेगा, बट वो आपके उससे रेफरल हो जाएगी, वो रेफरेंस अपना क्रिएट करेगा जो जॉब वर्क का। और एक चालान, देखिए अब दो चीज बनेंगी, अब आप फिर उसको वो हो रहे हैं, दो चीज बनेंगी अब। जब जॉब वर्कर माल को वापस भेजेगा तो दो चीज बनेंगी, एक बनेगा रोड चालान, एक बनेगी इनवॉइस। रोड चालान जो बनेगा उसमें दोनों चीज खुली होंगी कि द गुड्स वैल्यू एंड द जॉब वर्क चार्जेस, टोटल वैल्यू इतना, जीएसटी इतना, फाइनल वैल्यू इतनी। तो जॉब वर्कर को यानी दो इनवॉइस के साथ उसे रोड चालान भी जनरेट करना है? हाँ, उसे चालान जनरेट करना है, और चालान के रेफरेंस में उसको अपना ई वे बिल जनरेट करना है, और जो उसकी सर्विसेज की इनवॉइस है वो उसको इनपुट में उसके साथ लग कर आ जाएगी, तो उसके जॉब वर्क चार्जेस का उसे इनपुट मिल जाएगा। राहुल जी, सिंपल एसएससी पे ई वे बिल जनरेट नहीं होता। आप कभी भी देखिए कि एसएससी कोड डालेंगे सिंगल जी, केवल जी। चार्जेस पे नहीं आता, उस पे नहीं आता। अल्टीमेटली वहां पर गुड्स की वैल्यू आती है। तो जब गुड्स की वैल्यू आती है तो अदर कॉलम, यदि टैक्स कॉलम में 0 रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी आपको उसका एक वो बताया, मतलब जो प्रॉपर प्रोटोकॉल ये है कि जो माल आ रहा है वो आपने चालान से लाए, जॉब वर्कर ने जब भेजा तो चालान से भेजा, तो चालान पे उसने दोनों चीज खोल दी कि हमारा पहले वैल्यू ऑफ द गुड्स क्या थी और जॉब वर्क चार्जेस होने के बाद वैल्यू कितनी हो गई टोटल। दो मान लीजिए 100 रुपीज आपकी गुड्स की वैल्यू थी, 10 रुपीज का आपने उस पर जॉब वर्क किया, तो 100 प्लस 10 110 प्लस जीएसटी, टोटल वैल्यू चालान की डिस्क्लोज करके वो ले आएगा, और 10 रुपए की उसे इनवॉइस मिल जाएगी। सर जीएसटी वही बात कर रहा हूँ राहुल जी, तो मेरा जीएसटी तो मुझे 10 रुपए पे ही देना है ना? एग्जैक्टली, यू हैव टू पे ओनली फॉर जीएसटी फॉर 10 रुपीज। बिल्कुल सही बात। तो मैं उसके लिए तो इनवॉइस जनरेट करूंगा ना अपनी? हाँ करेंगे, अलग बिल्कुल से करेंगे। करूंगा। हाँ अलग से करेंगे। अब मैं ई वे बिल के अंदर चालान का नंबर डालूंगा या इनवॉइस का नंबर डालूंगा? चालान, आउटवर्ड चालान का, जब आप माल वापस जो भेज रहे हैं वो चालान का डालेंगे आप। ठीक सर, ठीक सर, आगे आगे चलें। अब श्रुति मैडम इसको कंफर्म कर दें कि उनके हिसाब से ठीक है कि नहीं है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही। आप Okay. HSN नहीं डाल सकते हैं, आप SSC कोड तो डालेंगे। दोनों डाल सकते हैं, एग्जैक्टली। थैंक यू। आप डाल दीजिए। आगे मैंने पूछा कि है बाकी। हेलो, फिर आपकी आवाज में इको होने लगी। हेलो हेलो आई थिंक 2 स्पीकर कहीं पर ऑन है जिसकी वजह से इको आ रहा है। हेलो हेलो, ऐसा तो नहीं मेरा, आपके 2 स्पीकर पे ऑन हो रहे हैं, आपके 2 सिस्टम ऑन हो रहे हैं आपके ऑफिस में। मैडम 2 सिस्टम पे ऑन नहीं है आपके ऑफिस में? अब ठीक है? जी जी, अब ठीक। सेम प्रॉब्लम है सर एक बार सभी को म्यूट करके अनम्यूट कर दीजिए, आई थिंक हो जाएगा। मैडम को ऑन रखिए बस, फिर जो भी बोलते जाए उनको कर दीजिए। हेलो, ना ओके की अब आया, ठीक है। ओके, मैं आप ठीक हूँ, आवाज आपकी? हाँ जी सर, बता। नेक्स्ट टाइम सर कोई क्वेश्चन रेज कर रहे हैं हाँ, नवनीत किसी कुमार क्वेश्चन, गोयल से। नवनीत कुमार गोयल जी कोई क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। नवनीत जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नवनीत जी। मैम नमस्कार। मैम नमस्ते, नमस्कार, कैसे नमस्कार।
मैम मैंने क्वेश्चन दिया है, मेरे को थोड़ा सा इंटीमेशन टू द गवर्नमेंट के लिए बताइए, जो कंडीशन है जो वर्क की टाइम उसके लिए। सर इंटीमेशन ITC 04 के थ्रू जाता है और उसमें जिस दिन पे आपका डिलीवरी चलान जाएगा वो उसका क्वार्टरली ये रिपोर्ट जाती है ITC 04 और उसमें जो भी ITC 04 की कंप्लायंस है आप वो कर दीजिए, उसमें जो भी पॉइंट्स आपको इसमें एग्जैक्टली क्या पूछना है, मतलब मेरे को ये समझाइए तो मैं। कोई एडवांस इंटीमेशन तो नहीं देनी है? नहीं सर, एडवांस इंटीमेशन नहीं सर, एडवांस इंटीमेशन नहीं जाती। ये शायद आप एक्साइज लॉ का प्रोविजन कुछ याद कर रहे हैं, उस टाइम था ये प्रोविजन कि एडवांस में इंटीमेशन जाती थी, बट ये GST लॉ में ऐसा कहीं नहीं लिख के दिया कि एडवांस में इंटीमेशन दे दीजिए। और कुछ काफी चीजें जो कैरी हुई है, जैसे ये मैन्युफैक्चरर का कॉन्सेप्ट है, ये GST में था ही नहीं और ये डेफिनेशन भी इसकी कोई मद्देनजर रखता ही नहीं था। बस ये कैरी इसलिए हुई थी क्योंकि ये एक्साइज में एक बहुत बड़ा बात थी, मैन्युफैक्चरर के ऊपर ही इतने सारे केस लॉज हम पढ़ते थे कि मैन्युफैक्चर है कि नहीं, नेम टेस्ट, यूज टेस्ट। हमारे जब हम पढ़ रहे थे CA तो करीब 20 केस लॉज तो मैन्युफैक्चर है कि नहीं ये समझने में समय निकालते थे, और अब तो वो इररेलेवेंट हो गया ऑलमोस्ट, ओनली बिकॉज ऑफ दिस केस। और थोड़ा बहुत जगह कि भाई ये क्लैरिटी हो जाए कि भाई ट्रीटमेंट और प्रोसेस बड़ा वर्ड है या मैन्युफैक्चर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैन्युफैक्चर रेलेवेंट रह गया। अदरवाइज ये एक्साइज का टर्म है और एक्साइज के साथ साथ ही इसकी रेलेवेंस भी काफी हद तक खत्म हो चुकी है। जैसे आपने ये पॉइंट रेज किया, ये मेरे को याद है एक्साइज के टाइम पे कि भाई एडवांस इंटीमेशन जाती थी, ये सब बातें होती थी, बट दैट हैज गॉन विद GST, नॉट रेलेवेंट। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए मैंने क्लॉथ भेजा था हाँ जी, और बाद में मेरे को वापस आ रहा है रेडीमेड गारमेंट। हाँ जी, वैल्यू क्लॉथ की मान लीजिए बहुत नॉमिनल थी, जॉब चार्जेस नॉमिनल है उससे, और जो रेडीमेड गारमेंट आ रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है, काफी ज्यादा है। अब ईवी बिल पे माल की कीमत आ रही है 1 लाख रुपए प्लस जॉब चार्जेस है 10,000 रुपए, वैल्यू हो गई 1,10,000 प्लस 10,000 के ऊपर GST, फॉर द आर्गुमेंट से 12%, 1,11,200 रुपए। और मोबाइल अफसर देख रहा है कि माल की वास्तविक कीमत 2 लाख रुपए है। 2 लाख कहाँ से आया? अंडर वैल्यू उसने एस्टिमेट किया कि माल की कीमत मिनिमम 2 लाख रुपए है। किसने जो एस्टिमेट रेडीमेड किया? गारमेंट आ रहा है, GST अधिकारी और रास्ते में खड़ा है मोबाइल वाला। अच्छा, GST अधिकारी ने, अच्छा हाँ बताया सर, वो कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? नहीं, वो मेरे मोबाइल में जो खड़े होते हैं ना सड़क पे। हाँ, अच्छा, उसने सोचा फ्रॉड का केस है, फ्रॉड का केस है, उसने एस्टिमेट लगाया कि वैल्यू होनी चाहिए। नहीं, वो तो अपने मार्केट वैल्यू के हिसाब से अपनी कॉस्ट को असेस करते हैं ना। हाँ, जो मोबाइल वैन होती है, मोबाइल गाड़ी, मोबाइल अधिकारी होते हैं मोबाइल स्क्वाड में, हाँ जी, वो लोग तो मार्केट के हिसाब से उसको थोड़ा सा अपर हैंड लेके चलते हैं, मतलब अपर वैल्यू लेके चलते हैं। ओके, वो आपके बिल की वैल्यू नहीं मानते। हाँ, फ्रॉड समझ रहे हैं वो केस। नहीं, फ्रॉड नहीं समझते वो। मार्केट मान लीजिए हमेशा उनके दिमाग में कंसेप्ट होता है कि अंडर बिलिंग होगा, तो अंडर वैल्यूएशन, फ्रॉड, अंडर वैल्यूएशन कह लो, फ्रॉड कह लो, ठीक है। फिर अब वो डिटेन करना चाहता है हाँ जी, इस ग्राउंड पे कि जो वर्कर ने प्रॉपर वैल्यू कहीं डिक्लेयर नहीं की है अपने डॉक्यूमेंट्स में। हाँ जी सर, इसमें तो आपको n नंबर ऑफ ईवेबल के केसेस मिल जाएंगे। आप मेरे को ईमेल आईडी या तो लिखवा दीजिए या मेरे को अपना बता दीजिएगा। ये मेरे ईमेल आईडी को आप लिख लीजिए, इस पर आप मेल कर दीजिएगा अपना ईमेल आईडी। इसके ऊपर मैं आपको कम से कम नहीं 15 से 20 केस लॉज लिख के दे दूंगी, जिसमें वो यही डिसाइड हुआ कि जो वैल्यू बिल पे लिखी हुई है, चालान पे लिखी हुई है या इनवॉइस पे लिखी हुई है, उसी वैल्यू को उसको मानना पड़ेगा। उसके पास कोई ये ऑप्शन नहीं है कि वो उसको ओवर रूल कर दे। आप और जो मैकेनिज्म दिया हुआ है गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट के पास, वो यूज करके आप जरूर आप तहकीकात कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे सेक्शंस हैं, 67 तो यही हो गया, ई वे बिल का ही हो गया, बहुत सारे सेक्शंस उन्होंने दे रखे हैं जैसे कि वो कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन वैल्यू के बेस पे आप ई वे बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसके ऊपर बहुत सारे केस लॉज हैं।
आप अगर मेरा ईमेल आईडी स्लाइड शो में है, आप मेरे को मेल कर दीजिए, मैं आपको लिस्ट दे सकती हूँ इसके ऊपर। ऑडिबल नहीं है अब आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं मैम, मेरी प्रॉब्लम क्या है? नहीं, अभी आवाज नहीं आई आपकी। हेलो, आ गई। हाँ मैडम, मैं इसमें मैं कह रही हूँ कि इसके ऊपर नहीं, मैं मैं आवाज नहीं आई। हेलो हेलो जी नहीं, अभी भी नहीं आ रही। आ रही है सर, आ रही है। इस मैटर पे मैं खुद नहीं आई लगा मैम आवाज। और हाई कोर्ट। हेलो, जी आ रही है, आवाज आ रही है। मैडम मेरी आवाज आपको मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं आई सर मैम। बोलिए, आप बोलिए। क्वेरी कर रहे हैं ना सर, बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए तो सही। सर मैं इस प्रोजेक्ट पे लगा और हाई कोर्ट तक विन कर चुका। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि क्या मैं कोई चालान के ऊपर ऐसा कॉलम भी बना सकता हूँ कि इस माल की मार्केट वैल्यू अप्रोक्सीमेट ये है, इन एडिशन टू द कॉलम जो अर्लियर डिस्कस हम लोग कर रहे हैं उसके अलावा भी। हेलो जी आवाज आगे। मेरी आवाज आ रही सर है मैं मैडम कह रही आपको? मेरी आवाज हूँ, हाँ सर, मेरा वहां तक क्लैरिफिकेशन आपको ठीक लगा कि जब मैंने बोला कि हाई कोर्ट के बहुत सारी रूलिंग्स है, मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। मैडम मैं खुद भी अब एक केस में लड़ चुका, हाई कोर्ट तक जीत चुका, गाड़ी छोड़ा चुका। हाँ सर, बिल्कुल सही। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा भी प्रोविजन है या कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि मैं उसमें तीनों वैल्यू लिख दूँ? सर आप ऐसा करो, वो हाई कोर्ट का केस जो है आप जो जीते हो ना, वो एक स्टेपल करके साथ भेज दिया करो। नहीं नवनीत जी, अपनी ईमेल आईडी मैडम को दे दीजिए, या मैडम की ईमेल आईडी नोट कर लीजिए आप, और केस लॉज आपको मिल जाएंगे ना एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, उसमें और कोई बात नहीं। हाँ जी, और कोई क्वेरी? किसी और हमारे साथी को सवाल हो? हाँ जी, चौबे जी, कोई आपका सवाल है? अंशुल जी बोलिए, आपका क्या सवाल है? सर एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। सर ये अंडर वैल्यू जीएसटी में कहीं पर लिखा है कि अंडर वैल्यू अगर होता है तो उससे ईवे बिल रिजेक्ट किया जा सकता है? नहीं दिया हुआ सर, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, इसलिए हाई कोर्ट ने ये डिसीजंस दिए ना कि आप लॉ में जो लिखा है उसी के हिसाब से चलें प्लीज, जिससे कि ज्यादा मार्केट में कंफ्यूजन ना हो और ज्यादा अनरेस्ट ना हो फैले। मतलब जैसा स्टेटेड है, क्लैरिटी है लॉ में, तो आप लॉ के हिसाब से ही रहें। तो ये बात स्टेटेड है, कोई दो बात है ही नहीं, इसलिए हाई कोर्ट्स की भी रूलिंग है इसके ऊपर। बहुत सारी रूलिंग्स है, एक नहीं बहुत सारी रूलिंग्स है। ठीक, थैंक यू। ओके, और किसी साथी को सवाल है? संतोष दुबे जी, आपको कोई सवाल है? बहुत देर से आया आज आप। अवधेश जी नोएडा, कोई सवाल है आपका? नहीं। अच्छा अंशुल जी, आपका सवाल है, पूछ लीजिए। सर हेलो। हाँ पूछिए, आप पूछिए। मैम मेरा एक सवाल ये था कि जैसे हमने जॉब वर्क के केसेस में पढ़ा कि इनपुट गुड्स के वीडियो केस ऑन में। कर लीजिए अंशुल जी, आपकी वीडियो ऑफ है। ओके ओके सर, अब ठीक है सर जी। सर जैसे हमने जॉब वर्क के केस में ये पढ़ा कि इनपुट गुड्स को हमें 1 साल के अंदर अंदर जॉब वर्कर के यहाँ से वापस लेना है प्रिंसिपल को। अगर हम 1 साल के बाद अगर वो वापस आता है तो हम उसको डिम्ड सप्लाई मान लेते हैं, यही है ना मैडम इसमें प्रोविजन जॉब वर्क में? और कैपिटल गुड्स के केस में 3 साल। हेलो जी सर, बिल्कुल परफेक्ट। तो मैम जैसे मान लीजिए हमारा 1 साल 2 महीने में, 1 साल 2 महीने कहिए, 2 दिन कहिए, हमारा 1 साल 2 दिन में माल आया, हमने उसको डीम्ड सप्लाई मानते हुए उस पर टैक्स जमा कर दिया, ठीक है। माल जो इनपुट गुड्स वापस आया मेरा, वो एक्चुअली में सेल नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ उसको डीम्ड सप्लाई मान लिया। जी बिल्कुल। जब मेरा वो एक्चुअल में सेल होगा तो क्या मुझे उस पर दोबारा टैक्स देना पड़ेगा? जी बिल्कुल देना पड़ेगा सर। तो डबल टैक्स मतलब हम सर आपने वो जो टैक्स था ना, वो आपको एक रिलैक्सेशन मिली थी, उसकी एक कंडीशन रखी गई थी रिलैक्सेशन देने की, आपने वो कंडीशन मानी नहीं।
तो ये तो एक तरह से हर्जाना दिया ना आपने। डबल टैक्सेशन डबल कह सकते हैं हम। कैसे सर? वो तो आपने अपनी बात नहीं रखी, उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ा। आप अपनी बात रखते तो आपको टैक्स ना देना पड़ता। डबल टैक्सेशन कैसे हो गया? बिल्कुल उसी गुड्स पे मैं एक बार ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूँ, अब मैं उसको फिर से बेचूंगा फिर टैक्स दूंगा। सर देना तो पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो देना पड़ेगा। ये तो आपके नॉन कंप्लायंस की बात है ना। राहुल जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं मैडम। ओके, संतोष कुमार जी बताएं। हाँ जी सर जी, नमस्ते जी बोले। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते मैडम नमस्ते, थोड़ा सा एक सवाल हटके है इससे। हाँ जी सर बताएं। सर ये कि 3B में रिवाइज का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? किसका ऑप्शन? 3B जो हम रिटर्न फाइल करते हैं अपनी, हाँ 3B में जो जैसे हमने अपना इनपुट का क्रेडिट लिया अपना, उसमें एक आध अंक गलत फाइल हो गया अपन से, 1,80,000 करना था, 1 जीरो बढ़ गया, हो गया 1,80,00,000 हो गया। रिवाइज का ऑप्शन आप बता रहे हैं? हाँ नहीं सर, रिवाइज का ऑप्शन तो उसको अपन कैसे सुधार सकते हैं? 9 के अलावा कोई ऑप्शन और कुछ है क्या? सर आगे के रिटर्नों में ही ठीक करना है, और अब तो बहुत सारा नेगेटिव का भी ऑप्शन वो खोलते जा रहे हैं, तो यही सारी चीजें हैं सर। रिवाइज का कोई ऑप्शन नहीं है। रिवाइज का नहीं है।